बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तेहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो एक लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से करना है। अब एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि आप ज़रा एनर्जाइज रहते हैं, अपने जो आपके आगे दिन के जो टास्क होते हैं वो बड़े आसान तरीके से हो जाते हैं। नाज़रीन, आज हमने एक मोटिवेशनल स्टोरी पे बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा अल्ताफ़, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने पीएमएस क्वालिफ़ाई किया है। ये जो पीएमएस उन्होंने क्वालिफ़ाई किया, इसके ऊपर एक उनकी स्ट्रगल रही है। उन्होंने सर्विसेज एंड जनरल डिपार्टमेंट में काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर एफपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर किए, तो वन पेपर एग्ज़ाम, फिर उसके बाद ये जो हमारी सीएसएस और पीएमएस की एक पूरी जर्नी है, उस पूरे ग्राइंड से होकर गुजरे हैं। तो आज ज़रा मुझसे उनकी जर्नी के हवाले से बात करेंगे। इस पूरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, परसेवरेंस की बात की जाती है, अपने आप को मोटिवेटेड किस तरह रखा, और जो हमारी यूथ है जो इनको देख रही है, उनको ये क्या मशवरा देना चाहेंगे, उनके लिए क्या ये कहना चाहेंगे कि क्या जब आपको कुछ डाउन्स आते हैं इस पूरी जर्नी में, क्योंकि बड़ी ग्रूसम जर्नी है, उस टाइम पे क्या अपनी हिम्मत हार देनी है और कहाँ पर अपना वक्त स्टॉप करना है? अगर आपको लग रहा है कि आपके 2 से 3 अटेम्प्ट्स में नहीं क्लियर हुआ, तो क्या ये जर्नी छोड़ भी देनी चाहिए या 30 साल तक इस जर्नी पे टिके रहना है? तो इस सारी पूरी जो एक पूरी जो क्वेश्चंस एक एस्पायरेंट के दिमाग में घूम रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कंग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्रिया। आज ज़रा तफसीलन इस पूरी ना जर्नी पे गुफ्तगू करेंगे। जी, जी, ठीक है, ज़रूर, ज़रूर। इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमज़ा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शकील सुल्तान, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के, एजुकेशन की बीट को कवर करते हैं। इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी कुछ नए इक़दाम किए जा रहे हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी जारी हैं, उस हवाले से भी तफसील गुफ्तगू करेंगे। और कॉलेजेस में इस वक्त डे केयर सेंटर का कुछ बना दिए गए हैं, वो क्या है, उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक बड़ा ऐसा इक़दाम नज़र आता है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो वो किस तरह उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचते। अस्सलाम वालेकुम शकील, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू तेहाम आज़म। कैसे हैं शकील आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शकील, हमारे यहाँ जब भी मॉर्निंग शो में रिपोर्टर हजरात आते हैं ना, वो कहते हैं कि हम बड़े ड्राउजी होते हैं, हमारा दिल नहीं करता बैठने का। आप हैं, अहमद ख़ान साहब हैं, गौहर साहब हैं, वो जब भी आते हैं ना, वो बड़े एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड होते हैं। तो वजह क्या है, ये कुछ रिपोर्टर्स को क्यों नहीं पसंद हमारे यहाँ मॉर्निंग शो में आना, और आपको क्यों पसंद है? सुबह सुबह उठा नहीं जाता? नहीं, उठने की बात नहीं है। रूटीन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मेरी रूटीन दरमियान में ख़राब हो रही थी, फिर उस रूटीन को ठीक करने का मैंने जो तरीका निकाला, वो मैंने सुबह की नमाज़ निकाला। तो नमाज़ जब हम उठ के पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर 1 घंटा डेढ़ बजता है, उसमें फिर हम आगे अपने दिन का आगाज़ कर लेते हैं। तो फिर वो जो सुस्ती होती है, जितनी भी लेज़ी हैं, वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरी रही बात मॉर्निंग शो की, ये हमारा माइंड सेट होता है कि हमने उसमें बैठ के बात करनी है। मेरा ख़्याल है कि जिसने फील्ड में काम किया हो, जिसके पास बोलने को कुछ हो, तो वो कहीं भी बैठ जाए तो वो बोलेगा, बिल्कुल वो ऐसे ही एनर्जी है। से बोलेगा। और आप तो वो रिपोर्टर हैं जो हमेशा एक नई खबर को ब्रेक करते हैं। बिल्कुल, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जिस भी मौजू पर बात करें, उस पर तफ़सीली बात करें। और यूनिवर्सिटी में भी हमने कई सेशंस अटेंड किए, तो वहाँ पे भी हमारा एक्सपीरियंस रहा। फिर हम अपने पर्सनल भी व्लॉगिंग वगैरह करते रहे, तो बोलने का तो शुरू से ही है। तो अब न्यूज़ स्टोरीज़ में भी, शो में बिठा दो चाहे आप न्यूज़ में बिठा दो, बोलते हैं। और आपके साथ शो अच्छा रहता है। मैं समझता हूँ कि जब आप इंगेज रहते हैं, सवाल आता रहे, जवाब आता रहे, फिर शो अच्छा चलता रहता है। बिल्कुल। हमजा साहब, मैं ज़रा आपका जानना चाहूँगा, ये जर्नी का आगाज़ किस तरह हुआ? अपना आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद हर किसी को ये होता है कि हम ज़रा फील्ड में जॉब कर लें, कुछ पैसे आ जाएँ, जेब में स्टेबिलिटी हो जाए, उसके बाद जो हम अपनी जर्नी का आगाज़ करेंगे। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। 2016 में पास आउट हुआ था यूटी टेक्सला से इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद इनिशियली मेरे पर भी लाइक एनी अदर इंडिविजुअल फ्रॉम मिडिल क्लास, तो ये प्रेशर था कि जॉब करनी है। और बाज़ औक़ात हम टाइम के प्रेशर को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं कि जी 25 में ये होना है, 27 में ये होना है, 30 में ये होना है। तो वो सारे टाइम फ्रेम जहन में चल रहा था, और वो टाइम फ्रेम कह रहा था कि आपने 25-26 साल की एज तक, आई ग्रेजुएटेड एट 23। ओके। तो ये था कि 2-3 सालों में जो है ना करियर जॉब सेट चाहिए। करना है। तो इनिशियली जो जॉब भी मिल रही थी वो ले रही, थोड़ी बेरोज़गारी भी रही कोई साल एक। तो उसके बाद कुछ अंडरपेड जॉब्स भी की, ये सोचकर जो हमें कहानी सुनाई जाती थी सीनियर्स की तरफ से कि तजर्बा ले लो, सीवी पे आ जाएगा एक हाँ दफ़ा। तजर्बा ले लो, एक दफ़ा तजर्बा आ गया तो पता नहीं जो है ना आपने दुनिया फ़तह कर लेनी है। तो 2-3 साल कोशिश की, लेकिन 2-3 साल बाद प्राइवेट सेक्टर के हालात जो थे वो मुल्क में ठीक नहीं थे। तो उसके बाद थोड़ा एहसास हुआ कि गलत डिसीजन हो गया। तो उसके बाद बीच में मैं जॉब सर्च के लिए दुबई भी गया। हाँ, मुझे डिसेंट जॉब मिल गई, लेकिन वो फील्ड से रेलिवेंट नहीं थी।
तो उस वजह से मैंने उसको चूज़ नहीं किया, तो मैं वापस आ गया। तो फिर ये इंजीनियरिंग की जॉब्स में 3 साल करता रहा। तो 3 साल बाद जो टर्निंग पॉइंट था उसमें एक फैक्टर जो है ये दुबई का विज़िट भी था, कि वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, लाइफ इज़ मोर देन दैट। लाइफ इज़ अबाउट मेंटल पीस एंड मेंटल पीस, स्टेबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट और गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, टू द कंट्री, लिविंग among your own people. So this is an answer which you crammed for the interview, or you genuinely believed नहीं, कि मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना है? नहीं, मैं मतलब ये बिल्कुल ही वो मंजन नहीं बेचूंगा कि मतलब मैंने मुल्क की खिदमत करनी थी, लेकिन ये रियलाइजेशन ज़रूर हो गई थी। मतलब आप कह लें कि पुश फैक्टर्स मुझे वहाँ दुबई में जाके मिले कि बेहतर और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि करियर चॉइस को इम्पैक्ट करनी चाहिए। सिर्फ पैसे के लिए आप So at 26 years of age you decided to sit in for the competitive फॉर द exams. कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उसके बाद फिर जो है मैंने सबसे पहले CSS की अटैम्प्ट से शुरू किया। Okay. तो उसमें मेरा एक पेपर रह गया। इंग्लिश ऐसे? जी जी, हमेशा की तरह जो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स का होता है। इंग्लिश ऐसे निकल जाएगा तो प्रेस ही जी, नहीं रह जाएगी। तो हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स है, मतलब मैं उसमें मुझे इतना हो गया था कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना, साथ ही मैंने PMS दिया हुआ था, तो वो थोड़ा टाइम डिप्रेसिंग था कि कुछ ही महीने बाद शुक्र है कि PMS का रिज़ल्ट आ गया और मैं क्वालिफाई कर गया रिटन एग्ज़ाम। ओके। और अभी मेरे ख्याल है जर्नी में 8-9 माह हुए थे। तो वहाँ से फिर जो है ना थोड़ी उम्मीद और ज़्यादा काफ़ी मोटिवेशन हो जाती है आपको जब आप अपने पहली अटेम्प्ट में PMS जैसा एग्जाम बड़ा निकाल जाए। अभी मेरे इस जर्नी को लेस देन अ ईयर हुआ था और रिज़ल्ट आ गया था PMS का। तो मैं 2 अटेम्प्ट देकर बैठा हूँ, CSS नहीं हुआ और PMS हो गया। और फिर वो इंटरव्यू के उसमें लग गए। फिर हमें कुछ समझदार दोस्त भी थे, सियाने भी थे, जिन्होंने हमें ये कहा हुआ था कि तुमने 1 पेपर एग्ज़ाम्स, जिसको PPSC FPSC एग्ज़ाम्स कहा जाता है फ़याम में, तो आपने बेशक आपकी तैयारी है या नहीं है, वो ज़रूर आपने वो ज़रूर देना है। चाहे आप उसको एक दिन की आउटिंग समझ के दें, चाहे आप उसमें ये समझ लें कि आप 600 का चालान ज़ाया करने जा रहे हैं, लेकिन देना ज़रूर है। अच्छा, ये जब मशवरा दिया जाता है तो इंटायरली डिफरेंट है। 1 पेपर की तैयारी और PMS और CSS की तैयारी डिफरेंट है। उसमें चलें PMS का हम कह सकते हैं कि सेम है, क्योंकि उसमें GK का पेपर आपने देना होता है, और 1 पेपर का एग्ज़ाम और CSS का एग्ज़ाम इंटायरली डिफरेंट एग्ज़ाम है। इसमें ज़रा क्रैमिंग है, उसमें आपका ओपिनियन मांगा जाता है, एनालिसिस मांगा जाता है। अच्छा, एक तैयारी CSS PMS की वो है जो आप शुरू करते हैं जब आप इस प्रोसेस में बाकायदा जाते हैं। कुछ आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है जी, चाहे वो BPSC FPSC के एग्ज़ाम्स हैं और चाहे वो CSS PMS है। उसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, आप कितने एक रैशनल हो, ओपिनियनेटेड हो, ठीक है, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस कैसा है और आपका वैसे जनरल नॉलेज कैसा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बिल्कुल उनका बैकग्राउंड नहीं होता लेकिन जनरल नॉलेज इतना अच्छा होता है। देयर इज अ रीजन दैट दिस एग्जाम इज नोन एज अ जनरल नॉलेज एग्जाम। बिल्कुल, एंड दे क्लियर एग्जाम्स, जनरल नॉलेज, हाँ, नॉट जस्ट ओनली 1 एग्जाम, दे क्लियर मल्टीपल एग्जाम्स। यस, और उसकी वजह यही होती है कि बैक एंड पे उनको शौक होता है। मेरा भी ज़ाती तौर पर इस तरह का बैकग्राउंड रहा है कि मेरे दोस्त मुझे एक दौर में मिस्टर गूगल कह के मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो मिस्टर गूगल जो था वो कहीं ना कहीं मेरे जाते ही जो है ना एग्जाम्स में, और फिर मेरा GK में इंटरेस्ट भी इस हिसाब से था कि मैं कुछ भी देखता हूँ, फ्रॉम अ बिल बोर्ड टू एनीथिंग इन अ फेसबुक ऐड, तो मैं उसको अगर मुझे नहीं पता तो मैं उसको सर्च ज़रूर करता हूँ। अच्छा, सर्विस एंड जनरल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट सर्विस एंड जनरल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट पुलिस, लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर, ये वो सीट्स हैं जो बड़ा 1 पेपर में ना काफ़ी PPSC की अगर हम बात करें तो काफ़ी वाई की जाती हैं, और लोगों ने इसकी तरफ, आप असिस्टेंट सर्विस एंड जनरल डिपार्टमेंट में रहे, सर्व किया, कितने साल आपने सर्व किया? मैंने तकरीबन 3 साल SNGAD में। अच्छा, वो जो पहले आई थी सीट्स, इन सीट से पहले जो 2022 में मैं लोकेट हुआ था, तो भी आपको उसी जर्नी का बता रहा था। तो 20-21 में मेरी अटैम्प्ट होती हैं, फिर दूसरी अटैम्प्ट मैंने दी हुई थी, दूसरी CSS की और दूसरी PMS की। ओके, तो उन्हीं दिनों की ये बात है कि मेरी ये असिस्टेंट वाली जॉब हो गई। उन दिनों मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रहा था इंजीनियरिंग की। पहली अटैम्प्ट के बाद आपको पता है फिर वो प्रेशर दोबारा माउंट होना शुरू हो गया कि अभी तक जॉब कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने एक टेलीकॉम कंपनी में दोबारा जो है सेल्स इंजीनियर के तौर पर दोबारा जॉब करना शुरू कर दी। तो वो भी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है कि वो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था और वो मेरी कह लें कि पहली थोड़ी फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल जॉब थी पहली। और मुझे करते हुए 4 माह हुए थे और मेरा PMS का रिज़ल्ट आ गया था सेकंड अटेम्प्ट का, और रिटन क्लियर, और CSS का आना था समथिंग लाइक दैट। तो रिटन मेरा फिर से क्वालिफाई हो गया। ओके, तो अब मुझे जो है वो उसके डिसीजन लेना था कि अब मुझे इसके इंटरव्यू की तैयारी, और वो काफ़ी हेक्टिक, आपको पता है सेल्स की जॉब काफ़ी हेक्टिक होती है। बिल्कुल।
तो मेरे कुछ मामलात चल रहे थे अपने दफ्तर वालों के साथ भी, तो मैंने उस इंटरव्यू की खातिर जॉब छोड़ दी। और मैं ये सोच रहा था कि अब मैं ये घर वालों को कैसे बताऊं कि मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ दी है एक दफ़ा। तो मेरा एक दोस्त है, तो उसको दानियाल हुसैन, तो उसको मैंने कॉल किया, तो उसने मुझे तसल्ली वगैरह दी और थोड़ी सी उसने मेरी तबीयत भी सही की कि यार मुझसे तुझे जॉब मिली तो फिर छोड़ कर आ गया। तो फिर जो है ना, वो दिन को मैंने उसको ये कॉल की, तो शाम को उसका मुझे कॉल है कि यार ये 16th ग्रेड असिस्टेंट SNGAD कोई रिज़ल्ट आया होगा, मैं नेट पे देख रहा हूँ, तो इसमें तेरा नाम है, हमजा अल्ताफ़ हुसैन, फादर नेम यही है। तो अभी मैं सोच ही रहा था, मैं इस प्रेशर में था कि मैं घर वालों को कैसे बताऊँ कि जॉब कैसे छोड़ी, और तो अल्लाह ताला वो की तरफ बताने से पहले ही जो है ना ये रिज़ल्ट आ गया। तो फिर मैंने जाकर उनको बैड न्यूज़ के साथ गुड न्यूज़ भी दी और ये कहा कि मैं 16वें ग्रेड पे लग गया सर्विस लग गया हूँ जनरल और अब डिपार्टमेंट मैं में। जो है ना तसल्ली से इंटरव्यू दूंगा। फिर खैर वो इंटरव्यू दिया और वो उसमें भी जो है ना बड़ा क्लोज मिस हुआ, वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। वो आई वाज 75th इन पंजाब, ओके। इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज 354th इन पंजाब। तो उसमें तो इतना नहीं हुआ और ये भी था कि अभी तो एक- पहला साल है, लेकिन इस मौके पर अब 3 साल हो चुके थे। जब बिल्कुल मार्जिन आप मिस करें ना तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर बिल्कुल ना बिल्कुल वो आपको ना आपको अपनी एबिलिटी से ज़्यादा ना अपनी किस्मत या इस चीज़ पर थोड़ा बंदा सा डाउट हो करना जाता शुरू है। कर हाँ, देता है, तवक्कल पे डाउट करना शुरू कर हाँ, देता है, डेस्टिनी पे ठीक है, डाउट होना इस शुरू हो पे जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा ही है। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो वहाँ से जो है ना स्पिरिचुअल जर्नी, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो गई। रिलीजियोसिटी नहीं, आई वुड से स्पिरिचुअलिटी। तो आपका खुदा के साथ एक जो कनेक्शन है ना, वो रिलीजन डज डिफाइन इट, बट वो एक पर्सनल कनेक्शन भी होता है। सेटबैक्स होते हैं हाँ, वो आपको वो चीज़ बड़ी स्ट्रांग हो गई थी और मेरा कह लें कि तकदीर पर भरोसा जो है वो थोड़ा बढ़ गया था। अच्छा, तकदीर पर भरोसा उसके बाद भरोसा बढ़ गया। हाँ। ओके। दुआ पर होता है भरोसा और तकदीर पर होता है। मेरा यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना, कह लें कि तकदीर पर भरोसा बढ़ गया था। तो बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी नैरो मिस, तो मैंने कहा यार शायद 75th इन पंजाब, इट वाज अ वेरी नैरो एंड देयर वर 50 सीट्स एंड आई वाज लाइक 19 to 20 एंड इट वाज अ PMS। PMS 21 ओके ओके और इसका रिजल्ट आ रहा था तकरीबन 2023 में। ओके ओके। आपको पता है प्रोसेसेस ट्रैक करते रहते हैं। PMS का प्रोसेस unfortunately। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बड़ा है, CSS के प्रोसेस से थोड़ा लंबा है। CSS का प्रोसेस भी लंबा है, लेकिन PMS का तो उससे भी लंबा जी है। जी, PMS का फिर एक एडिशनल हेडेक ये होता है कि चीज़ें जो है ना उस तरह से डिफाइन नहीं है कि इतने माह में इंटरव्यू हो जाएगा। CSS डिफाइन है बिल्कुल। क्योंकि वो 55 साल से 54 साल से चल रहा है, तो उसमें चीज़ों का एक आइडिया होता है कि फरवरी में ही। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे, आप अपनी जर्नी जब ज़रा बता रहे हैं, उसके बाद हम ज़रा इनके स्ट्रक्चर्स पे भी बात करेंगे दोनों एग्जाम्स की। जी जी। तो लास्टली फिर जो है थर्ड अटैम्प्ट में हम अपीयर हुए और थर्ड CSS दिया। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी नहीं हो सका, हर दफ़ा मेरा एक एग्ज़ाम रहता रहा। और देन जो है मैंने 2023 में ये फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं नहीं कि बैठूंगा। अब मैं किसी और एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होऊंगा। तो एक मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक, तो उसमें मेरा एक रिज़ल्ट रहता था और उसका प्रोसेस चल रहा था। आई वाज इन डिस्क्रिप्टिव फेज। आपको पता है वो प्रोसेस भी काफ़ी ड्रैग कर चुका था, 21 से चल रहा था। तो इधर मीनवाइल मैं असिस्टेंट SNGAD की जॉब कर रहा था, मैं कुछ पढ़ा भी रहा था, तो चीज़ें समहाउ चल रही थी, लेकिन अभी तक वो वहाँ पर नहीं जा सके थे जो जहाँ पर होना चाहिए था। तो दीज वर द लास्ट 2 एग्जाम्स। PMS का मैं सोच रहा था अच्छा, कब रिटर्न इस टाइम पे अब आपकी एज क्या है ज़रा, हम क्योंकि एज को लेके चल रहे थे, हमने बात की थी। जो है मैं ऑलमोस्ट 29 का हो चुका हूँ। ओके ठीक है, और मैंने आखिरी PMS में अप्लाई किया हुआ है, आखिरी CSS दे दिया है और 1 पेपर मैंने सोच लिया मैं और नहीं दूंगा। 1-2 प्रोसेसेस चल रहे थे और उनके मैंने जो है ये डिसाइड किया हुआ था कि जो प्रोसेस चल रहे हैं इनको कंप्लीट करूंगा। और लास्ट आपकी अटैम्प्ट लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1 पेपर में भी मेरा लास्ट इंटरव्यू था, वो 2025 में हुआ, मार्च 2025। और दूसरा जो है ये PMS का ये भी ड्रैग करते करते 25 तक। बहरहाल आपके ऊपर आपको जो वो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मिली वो असिस्टेंट सर्विस एंड जनरल जी जी, डिपार्टमेंट वो वाले मैं जो उसका बहुत हमजा, इस पे आपकी जर्नी पे तफसीलन मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हमजा मौजूद थे। हम ज़रा उनकी जर्नी उनकी बड़ी काफ़ी मोटिवेशन जर्नी है, उस पर ज़रा तफसीलन हम ज़रा गुफ्तगू करते। हमजा लास्ट अटैम्प्ट पे थे हम लोग, बिल्कुल एंड पे, अब हमने क्लियर करना है वो मूवी का आखिरी जो क्लाइमैक्स होता है उस पर थे हम। तो
क्लाइमेक्स के बारे में ये हुआ कि लास्ट टाइम सीएसएस का रिजल्ट आया, वो नहीं हुआ। देन पीएमएस का इंटरव्यू रिटर्न हुआ, रिटर्न भी थोड़ा लेट हो गया, ड्रैग करते करते जनवरी 25 में पहुंच गए। और वो लेकिन इस पॉइंट पर जो है ना, फिर मैंने एज की टेंशन लेना, आप एज का जिक्र कर रहे थे, मैंने एज की टेंशन लेना शुरू वैसे 29th एज पे तो आप वो ओवर एज भी हो रहे होते हैं उस टाइम पे। मैं ये अप्लाई कर चुका था। अच्छा, आपको बताया कि वो जो एडी वाला एग्जाम था उसमें भी वो तो आपको 2021 से ड्रैग हो रहा था। तो इस वजह से ना वो मतलब मैं क्योंकि नई जॉब में किसी में पेयर होता तो जॉब एज का मसला होता जी, तो इस वजह से ये 2 एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उनके एंड से देर जितना मर्जी हो जाए, मुझे वो श्योरिटी थी। हमने ज़रा शकील पे मूव करना है, कुछ स्टोरीज़ हैं, हमने वो बुनियादी जो एजुकेशन सेक्टर की वो लेनी होती है, लेकिन आपकी जर्नी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स है। वो जो डाउन्स का एक पीरियड होता है उसका किस तरह मुकाबला किया, हमारे जो अगले नए एस्पायरेंट्स उनको आप क्या पैगाम देंगे, इस पर ज़रा तफसीलन हम चाहे गुफ्तगू करेंगे। शकील, काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी हुई जर्नी की यूनिवर्सिटी के दौर में जब आप आए तब आपने भी कुछ शुरू में मुझे याद है एज अ स्टूडेंट कुछ ऐसा टाइम फेस किया और उसके बाद फिर आप ऐसी जर्नी पे निकले कि 3.78 और 3.6 की CGPA क्रॉस करते गए। ज़रा अपनी जर्नी के बारे में भी नाज़रीन को बताइए, ताकि आज क्योंकि हम मोटिवेशन की बात करें तो उनको ज़रा पता चले कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर जाते हैं लाइफ में। अच्छा, मेरा जो एकेडमिक टाइम है ना अपना रिजल्ट्स का, वो भी अप्स एंड डाउन्स ही हैं। अब मैट्रिक में मैंने अच्छे नंबर ले लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कॉलेज आ गया और कॉलेज में मैंने लोगों को देखकर मैंने इंजीनियरिंग रख ली और मुझे मैथ्स नहीं आती, ठीक है। तो मेरे मार्क्स जो हैं वो यहाँ से कॉलेज लाइफ में यहाँ आ गए और मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ, सिर्फ मैथ्स रखने की वजह से। दिल ही उठ गया ना पढ़ाई का। अच्छा, मुझे लगता था कि अब ना मेरा जो स्टडी एक परफॉर्मेंस है ना वो ख़त्म हो गई है, अब मैं पढ़ नहीं सकता। BZU में हमने दाखिला ले लिया मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, जो कि हमारी इंटरेस्ट से मैच कर गया। और फिर BZU में हमने स्टडी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और अच्छी सी GPA के साथ निकली। तो जो हमारा आखिरी एक्सपीरियंस था स्टडी के साथ, डिग्री जो थी वो अच्छी निकली। वो एक एतमाद बढ़ गया कि नहीं, हम पढ़ाई में तो अच्छे ही चल रहे हैं। सिर्फ कॉलेज में एक गलती हुई कि मैथ रख ली, उसकी वजह फिर जी आगे हमने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इस तरफ जाएँ तो जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो तो अपना अप्स एंड डाउन में रहे, टेस्ट भी देते रहे, जॉब भी करते रहे, फिर भी किसी मंजिल पर पहुंच गए। हम इतना हौसला नहीं ला सके। हम क्योंकि हम फील्ड में आ गए और हमने अपना करियर चूज़ किया, स्टार्ट हो गई तो हमें लगा कि बस यही ठीक है, पढ़ाई को लगाओ स्टॉप, कमाओ और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन मेरा ख्याल है शकील, बज़ाहिर कहा जाता है कि फेस पे किसी की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप पे वो एक वाहिद रिपोर्टर हैं जो अच्छी खबर ब्रेक करना और आपका एक एप्टीट्यूड अपने उस जॉब से मैच हो गया, इसलिए आप एंजॉय भी करते हैं अपनी फील्ड को। ये भी एक वजह है। आप ना जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर वो काम आपको मज़ा दे रहा है, आपकी इंटरेस्ट से मैच करता है, तो फिर आप दूसरी तरफ कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आप दूसरी तरफ नहीं जाना चाहते। अब आप जैसे दोस्त हमें बाकी कहते रहते हैं कि आप फ़लाँ एग्ज़ाम भी दें, फ़लाँ भी दें, लेकिन हम जिस काम में फंसे हुए हैं, ठीक है, गड़ गए हैं हम मीडिया में, तो हम यहाँ से नहीं निकलना चाह रहे, ठीक है। अब मीडिया हर शोबा अपनी जगह पे मुख्तलिफ चैलेंजेस भी रखता है, मुख्तलिफ फ़वाइद भी रखता है, मुख्तलिफ नुकसानात भी रखता है, ठीक है। अब हम मीडिया में काम कर रहे हैं तो कई जगहों से हमें लगता है कि ये फील्ड बहुत अच्छा है, फिर कई जगहों से लगता है नहीं, हमें मूव कहीं और भी कर लेना चाहिए। तो खैर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और इंशाल्लाह हम मीडिया में ही अच्छी पोजीशंस बनाएंगे। और रही अप्स एंड डाउन्स की बात, आप जिस मर्ज़ी फील्ड में हैं, आप जिस मर्ज़ी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं और उसके अप्स एंड डाउन्स हैं, उसकी अलग मुश्किलात हैं। और इनकी स्टोरी जो है वो मैं खुद अभी सारी तवज्जो से सुन रहा था, मोटिवेशनल है नो डाउट। और मेरे ख्याल में हर CSS एस्पायरेंट, बहुत कम ऐसे होते हैं जो मतलब यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, एग्ज़ाम दिया और बहुत कम लगे, ज़्यादातर इन जैसे ही हैं। अभी हमारे साथ हमजा साहब गेस्ट मौजूद थे, एक हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी दोनों कैंडिडेट्स जो थे, वन वाज 28 ईयर्स ओल्ड एंड अदर वाज 29 ईयर्स ओल्ड। तो हमारे जो स्टूडेंट जैसे ही पास आउट होते हैं, उनके 2 अटेम्प्ट फेल होते हैं, वो उसको फिर उस जर्नी को जो है वो परसिवियरेंस जिसका कहा जाता है वो नहीं होता है, वो छोड़ देते हैं उस जर्नी को। और शकील, हमजा साहब से हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। कुछ कॉलेजेस में डे केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, इसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है, वाकई बनाए जा रहे हैं या भी सिर्फ कागजी कार्रवाई शुरू हुई है? अच्छा, ये इन दिनों महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब देखने में आया है कि इन्होंने कॉलेजेस में कुछ अपग्रेडेशन स्टार्ट की हैं और ये एक अच्छा इकदाम है। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट कॉलेजेस और वो गर्ल्स कॉलेजेस, वहाँ पे ज़रूरत थी क्योंकि फ़ीमेल स्टाफ होता है कॉलेजेस में, तो उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है, वो नहीं संभाल सकती मैडम, तो उनके लिए डे केयर सेंटर्स का क़याम शुरू किया गया है।
और महकमा हायर एजुकेशन के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के कुछ जो इदारे काम कर रहे हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है इसमें। ये सिर्फ महकमा हायर एजुकेशन फाइनेंस नहीं कर रहा, जो वुमेन एम्पावरमेंट पर कुछ इदारे काम कर रहे हैं, NGOs हैं, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अच्छे डे केयर सेंटर बनाए गए। मैंने खुद जाके कुछ कॉलेजेस में देखा है, और वहाँ पे जितने भी फ़ीमेल स्टाफ है, हर कॉलेज में फ़ीमेल स्टाफ है, और 30, 40, 50 के अराउंड होते हैं, और उनके फिर न्यू बॉर्न बेबीज़ भी साथ होते हैं, मसाइल होते हैं, तो उनके लिए डे केयर सेंटर्स का क़याम किया गया है। तमाम उसमें सहूलियात रखी गई हैं बच्चों के लिए, उनका ख्याल करना, उनकी वहाँ पे स्टडी और जदीद वहाँ पे चीज़ें उनको दी गई हैं। अच्छा, ताकि एक जो टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, उसको मेंटली पीस हो बच्चों के हवाले से, कि वो जो बच्चे हैं उनको मैं कैसे संभालूं, घर छोड़ आऊँ या ना छोड़ आऊँ, अगर कॉलेज ले आऊँ तो कॉलेज में कैसे संभालूं। तो वहाँ पे उन्होंने एक मासी भी रखी हुई है। अब मैं वो यही पूछना चाह रहा था कि इंटरनेशनली ये डे केयर का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें वहाँ पर एक ट्रेंड जो शख्स होता है वो मौजूद होता है, वो आपके बच्चों का ध्यान रखता है। तो इस तरह के भी कोई एम्प्लॉय किए जाएंगे? जो डे केयर सेंटर की इंचार्ज है वो कॉलेज की ही एक प्रोफेसर होती है। ओके, ठीक है। और वो भी अच्छे ओहदे की प्रोफेसर होती है जो उसको इंचार्ज करती है। ठीक है। उसके अंडर एक वहाँ पे कोई भी औरत रख ली जाती है जो ट्रेंड होती है बच्चों को संभालने के हवाले से, उनके खाने पीने के हवाले से, और वो भी पढ़ी लिखी होती है ताकि बच्चों की कोई भी पढ़ाई के मामला के साथ वो भी देख सके। तो ये फीमेल टीचर्स के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया गया। डे केयर सेंटर थे लेकिन वो ना गैर फ़ाल थे। हम गवर्नमेंट में हमारे साथ बैठे हैं, गवर्नमेंट के भी कितनी स्कीम्स चलती हैं, कितने प्रोजेक्ट्स चलते हैं, कुछ अर्से बाद ना वो गैर फ़ाल हो जाते हैं, उनसे तवज्जो हट जाती है, उनके फंड्स रुक जाते हैं। ठीक है, ऐसे मसाइल हो जाते हैं। तो डे केयर सेंटर्स रुके हुए थे, वो काम नहीं कर रहे थे प्रॉपर। लेकिन अब इन्होंने गर्ल्स कॉलेजेस के डे सेंटर्स को फ़ाल करना शुरू किया है, उन पर फंड्स लगाए हैं। तो ये फीमेल टीचर्स के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया गया है। अच्छा, लेकिन कुछ कॉलेजेस में अभी नहीं बनाए गए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि कौन से कॉलेजेस में बनाए जा रहे हैं? मुल्तान के जो बड़े कॉलेजेस हैं, मुमताज़ाबाद कॉलेज है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद है फीमेल टीचर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी। वहाँ बहुत अच्छा डे केयर सेंटर बना दिया गया है। उसके साथ इधर मुजफ्फराबाद में है, वहाँ बना दिया गया है। जबकि ज़ैनब कॉलेज है, कुछ में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी अपग्रेडेशन करनी है। अब वो वक्त के साथ साथ करते जाएंगे, वहाँ ज़रूरत है वहाँ ऐसा करते जाएंगे। तो मुल्तान में गर्ल्स कॉलेज इतने ही हैं, कुछ 4-5 ही हैं, तो मैक्सिमम में बन गए हैं, 1-2 में रहते हैं, वो भी वक्त के साथ बन जाएंगे डे केयर सेंटर्स। अब शकील, एक आर्जी कुछ भर्तियां की गई हैं, वाइस चांसलर जो है वो आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के। मुस्तकिल बुनियादों पर कब जो है वो वाइस चांसलर लाए जाएंगे ताकि इनकी स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो हो सके? कुछ इस बारे में इकदाम उठाए जा रहे हैं? ये एक बड़ा मसला है यूनिवर्सिटीज़ में। अब तो इन्होंने फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर लगा दिए हैं। इससे पहले तो एक बड़ा बहरान था मुस्तकिल सरबराहान का। कॉलेजेस को देखें वहाँ पे प्रिंसिपल्स नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ को देखें वहाँ पे वाइस चांसलर नहीं थे। अच्छा, ये बहरान तब था जब मुल्क में भी कोई मुस्तकिल हमारे सरबराह नहीं थे, कोई वज़ीर आला मुस्तकिल नहीं था, कोई वज़ीर आज़म मुस्तकिल नहीं था। ये बहरान तब शुरू हुआ था। अब एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक यूनिवर्सिटी, एमर्सन को ही ले लें, एमर्सन यूनिवर्सिटी ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है मुल्तान का, और इसमें टीचर्स स्टूडेंट्स की तादाद तेज़ी से बढ़ रही थी। वाइस चांसलर का इशू हुआ, यूनिवर्सिटी की ग्रोथ रुक गई। आप उसको महकमा हायर एजुकेशन आंखें बंद करके बैठा है। आपने एक तो उस मसले को भी ताख़ीर का शिकार किया, वो इस वजह से फ्लड आ गया और सारी हुकूमत की जो मशीनरी थी वो फ्लड की तरफ लग गई, और जो बाकी महकमों के मसाइल थे वो वहीं फाइलों में पड़े रह गए। अब उन्होंने जो फ़ैसला लिया है कि एमर्सन यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर देने के लिए उन्होंने इसी की कॉम्पिटेंट यूनिवर्सिटी जो है सामने BZU, उसके वाइस चांसलर को चार्ज दे दिया है। यानी कि दो यूनिवर्सिटी जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शकील, इसके हमने तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे। जो बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनको चार्ज दे दिया गया है एमर्सन यूनिवर्सिटी का। बज़ाहिर जो कंपेटिटर्स होते हैं उनके दरमियान एक जब हेल्दी कंपटीशन हो रहा होता है तो जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं वो बेहतर होती हैं। लेकिन जब आप सरबराह एक ही लगा देंगे तो फिर वो कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। शकील, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्या ग्राउंड रियलिटी है? अच्छा, सिक्के का दूसरा रुख ये भी है कि अच्छी बात है, दो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक अगर हेड बहुत अच्छे तरीके से काम करें तो उस दूसरी यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलाएंगे।
अच्छा, अगर मैं ना अपनी राय देने से पहले जी। मैं आपको अवामी हलकों की राय देता हूँ कि जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे पहले तज्जिया कर रहे हैं इन चीज़ों का, उन्होंने इस फैसले को कोई अच्छा फैसला नहीं समझा। ओके। फैसला वही जो मैंने आपको बताया है कि कोई और किसी डीन लेवल का बंदा लगा देते, कोई बाहर के बंदे, इतने लोग बैठे हैं आपके पास सीनियर्स, किसी एक को यहाँ भेज देते, वो इंडिविजुअली इस यूनिवर्सिटी पर काम करता। आप बिलीव करें, यूनिवर्सिटी के ना एक मैं लिस्ट गिनवा सकता हूँ जो काम रुके पड़े हैं। अब वो वाइस चांसलर, उसने कॉन्फ्रेंसेस में भी जाना है, उसने मीटिंग्स में भी जाना है, उसने अपनी यूनिवर्सिटी के मामलात भी देखने हैं, वो हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ आएगा, ठीक है, और क्या करे, एक हफ्ते में क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें पड़ी हैं, साइन कर देगा, ठीक है। ना वो इसकी कोई प्लानिंग कर सकेगा, ना कोई वो विजन दे सकेगा। किसी भी इदारे का जब कोई लीडर आता है, उसका एक विजन बहुत ज़रूरी होता है। जब वो अपनी एक टीम के सामने बैठ के कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हों, वो तो चीज़ वो कर ही नहीं पा रहा। तो वो हर बंदा अपनी तरीके से चीज़ें लेके चल रहा है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रोफेसर आता है, एचओडी सर ये काम, ये चीज़ें, ठीक है, वो साइन कर देगा, ये मामला चल रहे हैं। जब तक इससे बढ़कर आगे मामलात नहीं आएंगे, कोई विजन नहीं देगा, कोई नए प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करेगा, जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उन पर अपनी इनपुट नहीं डालेगा, तो यूनिवर्सिटी में मेरा नहीं ख्याल कुछ भी बेहतर हो सकेगा। एडमिशन डिक्लाइन हुआ है बहुत ज़्यादा, एमर्सन में बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहे थे। एडमिशन अच्छे हो रहे थे, इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि BZU को कम्पीट करेंगे ये। एक ठीक है, बुरा वक्त आ गया एमर्सन पर, तो एडमिशन रुक गए। आगे सरबराह मिला, मैं सरबराह की एबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो BZU को बहुत अच्छे तरीके से 5th नंबर पे आ गए मेरे ख्याल है टाइम्स रैंकिंग वो में। उन्होंने रैंकिंग में बेहतर की है, यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी काम करे, नए प्रोग्राम्स भी दिए हैं, एडमिशन भी अच्छा रहा, लेकिन वो एमर्सन के साथ अच्छा नहीं चल सकेंगे। सिर्फ एमर्सन को लेके चल सकेंगे, लेकिन उसकी तरक्की के लिए काम नहीं कर सकेंगे। और अफसोसनाक बात जो मैंने पहले कहने लगा था, महकमा हायर एजुकेशन इस पर अभी काम नहीं कर रहा, कोई नया वाइस चांसलर नहीं दे रही इसको मुस्तकिल। UIT का आर्जी वाइस चांसलर बैठा है, वुमेन यूनिवर्सिटी की आर्जी वाइस चांसलर, उस पर बड़े सवाल उठे हुए हैं, उसकी रिटायरमेंट का टाइम एंड हो गया, वो फिर भी 1 साल से बैठी है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जनूबी पंजाब की जहाँ आर्जी वाइस चांसलर बैठे हैं। जब आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को, जहाँ पे पूरी जनूबी पंजाब की जो है वो हमारे नौजवान पढ़ने आते हैं, आर्जी वाइस चांसलर दिए हुए हैं, आर्जी वाइस चांसलर उस तरह से फैसले नहीं ले रहे, आर्जी वाइस चांसलर कई मसाइल का शिकार हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में इतने लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या हिस्सा लेंगे अपनी बहरहाल ये एक स्टडी में? मसाइल हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे आप जैसे लोग जो तज्जिया दे रहे हैं, इंशाल्लाह इन मसाइल का हल निकाला जाएगा। हमारी जो यंग जनरेशन है जिसने वहाँ से आगे निकलना है और फील्ड में जाके काम हम करना आवाज़ उठा सकते हैं ताकि जो हुकूमत है वो इधर उनकी नज़र इधर हो। ये जो ज़रूरी तरक्याती प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, बड़ी स्कीमें निकाल रहे हैं, थोड़ा सा एजुकेशन पर भी काम कर देंगे, ठीक है। हमदा साहब, आपकी जर्नी जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी अप्स एंड डाउन से रही। वो जो डाउन्स का पीरियड आता है जहाँ पर जो एस्पायरेंट्स हैं वो अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें एक दूसरी बात ये भी है कि अगर किस टाइम पे आपको ये होना चाहिए कि आप अच्छा अब मैंने मज़ीद जो है वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं बैठना, मैं ज़रा अपने प्राइवेट सेक्टर में अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उस सेक्टर को दूँ और वहाँ पर जो है वो तरक्की करूँ? एक तो मोटिवेशन के हवाले से जो आपने पूछा है उसमें एक तो आपका पर्सनल मोटिवेशन होता है दैट हाउ बैड यू वांट समथिंग। ओके। तो मेरा ये था कि मैं डिसाइड कर चुका था कि आई वांट अ गवर्नमेंट जॉब, बेहतर कर सकता हूँ। मैं बाहर जाके देख चुका था, मैं प्राइवेट जॉब्स कर चुका था, इंजीनियरिंग, सेल्स, मैं बिज़नेस भी करता रहा हूँ, वो मैंने कर लिया था, फ्रीलांसिंग भी की। सो आई वाज लाइक, और मैंने पैरेलल में ये 16th ग्रेड की जॉब भी कर रहा था। तो मुझे जो चीज़ समझ में लगी कि जिसमें मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होती है, मुझे खुद से फील होता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मतलब वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, लेकिन उसमें शायद मुझे थोड़ी बेहतर ग्रेड पे या कोई बेहतर सीट पे जाना चाहिए। तो एक तो वो पर्सनल मोटिवेशन थी। फिर उसमें आप अपने आप को कुछ कॉपिंग मैकेनिज़म्स भी बना लेते हो, जिसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई एक्टिविटी, हॉबी हो सकती है। दूसरे तो इस तरह से खुद को आपने मोटिवेट रखना। सवाल का जवाब देने से पहले कि कब जो है वो जर्नी छोड़ देनी चाहिए, असिस्टेंट सर्विस एंड जनरल डिपार्टमेंट जब आपकी इंडक्शन हुई, जी उस टाइम तक क्या आप थक नहीं चुके थे कि यार अब मैं मज़ीद इस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं करूँगा, एक प्रमोशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, PMS में जाके मैंने इंडक्ट तो हो ही जाना है 6-7 साल 8 साल बाद, तो वो भी तो एक बंदे ने डिसीजन लेना होता है। उसमें ये था कि एक तो वो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, दूसरी उसमें एक सेंस ऑफ अंडर अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरा जो पीयर ग्रुप था, एक तो वो मैंने इंजीनियरिंग में 3-4 साल लगाए, उन्होंने वो नहीं लगाए, तो हम माने या ना माने, बहरहाल हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और हम पे पीयर प्रेशर तो होता है जी। और फिर आप ये देखते हो कि जो यूनिवर्सिटी टाइम में या उससे पहले FSC मैट्रिक तक आप उनसे बेहतर थे या उतने ही मार्क्स लेकर बैठे थे,
आज वो अच्छी इंडस्ट्रीज में हाँ, सर्व कर रहे हैं। या वो हमसे पहले उनका CSS हो गया या उन्होंने शुरू पहले किया था, तो वो आपको एक चीज़, आपको अपनी अपनी एबिलिटी पर ना भरोसा होना चाहिए। तो वो था, तो उसमें मुझे ये लगता था कि दिस इज़ नॉट इट, ओके, ये अभी आई हैव टू अचीव हाँ, समथिंग। ये मतलब मेरे कैलिबर से नीचे की जॉब है। तो बस वो फिर उस चीज़ की वजह से कंटिन्यू करते रहे। बाकी जो आपकी बात है ना कि कब छोड़ना चाहिए, जी, वो अगेन डिपेंड करता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। और ये लोग अक्सर ये देख रहे होते हैं कि दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है। मैं इसको उल्टा कहता हूँ कि आपके पास करंटली जो है आप उससे कितना सेटिस्फाइड हो। तो मुझे मेरे दोस्त कहते थे कि आप बाहर चले जाओ, कितने टाइम ज़ाया कर रहे हो, फैमिली में भी लोग कहते थे, लेकिन मेरा यही था कि आई एम एटलीस्ट कंटेंट विद व्हाट आई ऑलरेडी हैव। because see, you had something, you had a हाँ, job, you had a private job. There are students who do not look at these opportunities as well ना, वो क्या करते हैं, वो फिर उस पूरी जर्नी, उसी जर्नी में लग जाते हैं। क्या वो अप्रोच ठीक है 26 के बाद 26 के बाद 30 तक? एक तो ये ऑलरेडी मेरे पार्ट पर गलती कह लें या ये किस्मत थी कि मैं आया ही 26 में हूँ। जी ये जी, बहुत गलत चीज़ लेट। है। आपने 22-23 में जैसे ग्रेजुएट हों, आप फ़ौरन इस प्रोसेस में आ जाएं, नंबर 1। और इसमें ज़्यादा देर ना करें। बहुत से लोग ये करते हैं कि उनकी माजरत के साथ वो एबिलिटी नहीं होती, और वो सिर्फ जो है ना बज़ाहिर जो उनको नज़र आ रही होती हैं चीज़ें कि अफसर बन जाएंगे, नीली बत्ती वाली गाड़ी, उस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, उनकी अपनी वो एबिलिटी नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना, तैयारी से पहले भी एक तैयारी होती है, बिल्कुल। तो वो उसमें उनकी वो एबिलिटी होती नहीं है। ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी किताब पढ़ी होती है, ना उनकी इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ अफसर शाही को देख के और उस तरफ हाँ, आगे। तो वो मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई बताता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हक तो हर किसी का है कि इम्प्रूव बिल्कुल। करे, या तो फिर आप उतना विगरसली उसमें जाएं। इसीलिए सिर्फ 1% 2% आप जो है वो हाँ, बच्चे क्लियर कर पाते हैं इस ठीक है, एग्जाम जिनका को। पहले से कोई बैकग्राउंड होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल। या जिनका इनिशियली उनको किताबें पढ़ने का शौक था, या जो ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के उस प्रोसेस से गुजरे हैं। ये क्यों इतने ज़्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कर लेते हैं? बिकॉज दे हैव वेंट थ्रू MD कैट एंड ECAT। बिल्कुल, तो हाँ जी, उनको ज़िंदगी में आदत होती है कोड मेहनत क्रैक करने करना की। आता है। हाँ जी, हाँ, सारे इधर इंटेलेक्चुअल्स या फिलोसफर नहीं होते, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। डॉक्टर है, उसने कभी ज़िंदगी में जो है ना सोशल साइंसेस देखी भी नहीं होगी। देखी भी नहीं है, लेकिन उसको गेम जीतना आती है। ही हैड कम्पीटेड बिफोर, तो इस वजह से एंड ही नोज दैट परसिवरेंस इवेंचुअली पेज ऑफ। इवेंचुअली पेज ऑफ। और तो इसमें एक तो जल्दी आना चाहिए, दूसरा इसमें आपको कोई सही गाइड करने वाला हो, और दैट इज़ इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। जी, अब ये मिस गाइडेंस के हवाले से बात कीजिएगा, क्योंकि अब तो प्लोरिफरेशन ऑफ अकेडमीज़ है। जी, जिस जगह पे आप जाएं वहाँ पर एक नई एकेडमी है। अच्छा, खुद जो बच्चा नई जर्नी, जिसका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो इस जर्नी में आता है, उसको 2 साल तो ये समझने में लग जाते हैं मैंने सिलेबस को क्या किस तरह क्रैक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये है कि एक तो अपने पर खुद रहम खाएं, उनके पास मत जाएं जिन्होंने, अब नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे लोग भी पढ़ा रहे हैं जिन्होंने लिखा होता है कि मैं एक प्रोफाइल देख रहा था, उस पर लिखा होता है कि अपीयर्ड इन CSS एग्जाम। जी, तो उसकी अचीवमेंट ये थी कि वो अपीयर हुआ है बस, CSS में चाहे appear उसने हुआ है, 11 पेपर 12 में से फेल कर दिए, रिटर्न नहीं लेकिन पास वो किया, भी कुछ भी mentor नहीं था। किया। हाँ, तो मैं भी 1 पेपर पढ़ाता था, लेकिन मैं तब पढ़ाता था जब मैं खुद भी 1 पेपर की सीट ले चुका था, और मैंने तब तक CSS PMS के बच्चों को नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो खुद भी आपको भी थोड़ा रैम खाना चाहिए आवाम पे, और आवाम को भी चाहिए थोड़ी सी देख के रिसर्च हाँ, करके जाएं जिसके ठीक पास है। भी जाएं। मेंटोरशिप बुरी नहीं है, लेकिन कुछ बहुत एक्सेसिवली चार्ज कर रहे हैं, कुछ बहुत कमर्शियल हो चुके हैं। कुछ लोग समझते हैं कि बगैर एकेडमी की तैयारी की जा सकती है, बगैर एकेडमी के की जा सकती है, लेकिन बगैर मेंटोर के नहीं की जा सकती। जी, कुछ चीज़ें तो हैं, इसमें गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अब एक डॉक्टर या इंजीनियर आ रहा है, उसको तो पता ही नहीं है ना। मुझे भी ज़ाती तौर पर कुछ दोस्त वगैरह थे जो पहले कर चुके थे। मैंने आपको बताया, मैं 3 साल बाद आया हूँ प्रोसेस में, तो मेरे 1-2 दोस्त थे जो इनिशियली कर चुके थे या अटेम्प्टें दे चुके थे, तो उनकी मेहरबानी से मुझे ये चीज़ों का ऑलरेडी आइडिया था। आई पर्सनली नो पीपल जिन्होंने बाद में क्लियर किया एग्जाम, लेकिन वो 3 साल इसी जर्नी में रहे कि हमने अब सिलेबस किस तरह क्या करेंगे। उनको वंस sense दे ही नहीं क्रैक्ड, उसके बाद फिर देयर वाज लोगों नो में एक लुकिंग बड़ी बैक। कॉमन मिस्टेक बताऊं तो वो एक क्वेश्चन तैयार करने बैठते हैं तो उसकी वर्टिकल डेप्थ में बहुत ज़्यादा चले बिल्कुल। जाते हैं। कश्मीर इशू है तो फॉर एग्जांपल उस पे वो जनाब हफ्ता कश्मीर इशू थीसिस कर देंगे उस पे पूरा। तो हमने जो है ना MPhil की कोई थीसिस नहीं लिखना, हमने एक टॉपिक करना है। अच्छा, फिर उसकी डायमेंशंस जो हैं वो 10-15 हैं, तो वो तैयार करते रहेंगे। ये इस तरह भी सवाल आ सकता है, फिर इस तरह तो आप एक ही सवाल कवर कर पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो पूरी पूरी फिर किताबें लिखी गई हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, ये CSS का रूल है। आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स को और उसकी अपनी हॉरिजॉन्टल डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है ना वो बढ़ाएं, रादर देन आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो जाएं। वर्टिकल डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़ जाती है अटैम्प्टें दे दे के, लेकिन इनिशियली जो पहली अटैम्प्ट में जा रहा है ना, वो ज़्यादा ब्रॉड, मतलब सारे सिलेबस को कवर करे, और हॉरिजॉन्टल डेप्थ ऑफ नॉलेज उसकी ज़्यादा हो, थोड़ा उसको लिखना आता हो, जुगाड़ आता हो।
अच्छा, पहले आप attempt में भी क्योंकि निकल वन पेपर के बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं, अच्छा वन पेपर में ये होता है कि शुरू में आपके रिटर्न नहीं निकल रहे होते, लेकिन उसके बाद आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है कि आपके मल्टीपल रिटर्न्स निकल जाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू फेज़ में आप स्टक कर जाते हैं, जी जी फिर आपका इंटरव्यू भी उसकी निकलना शुरू हो जी जाता है। तो वो भी कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले वन पेपर के थ्रू स्टेबिलिटी ली, जैसे आपने जी असिस्टेंट जी एसएन गैड में, उसके बाद पे पीएमएस की जर्नी की तरफ आ गए। जी उसमें उसमें ये है कि वन पेपर की भी लोग इनिशियली ना उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे होते जैसे एमसीक्यूज करनी रटते चाहिए। हैं। हाँ, वो सिर्फ ना एक पास्ट पेपर की बुक ले लेते हैं, जी, ठीक है। तो वो नाम ना आपने लीजिएगा, अक्सर बड़ी मशहूर है अक्सर हमारे लिए आपने मसला देखा हो होगा, जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि वो अक्सर पीएमएस सीएसएस वाले, मैं भी बेसिकली तैयारी तो पीएमएस सीएसएस जी। की कर रहा था, तो मेरा ये पेपर पास इसलिए होना शुरू हो गए कि वहाँ से आप एमसीक्यूज ना पढ़कर भी जो आप सब्जेक्टिव नॉलेज ले रहे होते हो वो आपको बाज़ औक़ात जो है ना हेल्प कर रहा होता है, आपको एड वो कर रहा होता है एमसीक्यूज फिल्टर आउट करने में कराने में। हाँ, आसानी हो जाती क्योंकि है। ट्रेडिशनल पेपर जब जिस दिन नहीं आता ना, हम्म, मेरे दोनों एग्ज़ाम्स एफजीओ का भी और असिस्टेंट एसएनजीएडी का भी, ये तब इनमें मेरिट लो था, ट्रेडिशनली मेरिट 75 80 था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये पेपर बहुत मुश्किल आ गया। अब जब वो मुश्किल से मुराद एस्पिरेंट पता है क्या लेते हैं कि आउट वो ऑफ पास पास पेपर पेपर्स से के नहीं बाहर आए। आ गए, अब बिल्कुल। जिस दिन वहाँ से नहीं आए ना, तो उस दिन मेरे जैसा बंदा जिसकी नॉलेज बेस अच्छी थी, किताबें तो तुम्हें पढ़ रखी थी उसने, वो ट्रेडिशनल पेपर नहीं था, तो बाकी सारे तो करते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर है, लेकिन मेरा उस दिन क्लिक हो गया। बिल्कुल, वो कहा जाता है ना कि आपका वन पेपर की तैयारी के बाद एक जैक लगता है और फिर आपका हाँ, क्लियर तो हो वो जाता है। लेकिन उसमें ये है कि आप मल्टीपल ट्राइज लेते रहें। हमजा अल्ताफ़, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने बड़ा इन डिटेल आपकी जर्नी को जो है वो डिस्कस किया, उसी के साथ आपने मोटिवेट भी किया हमारे स्टूडेंट्स को, और जो हमारे यंग एस्पायरेंट्स हैं, उम्मीद करते हैं उस पे जो एस्पायरेंट्स हैं जो अमल करेंगे और अपनी जर्नी को जो थोड़ा छोटा करेंगे और जल्दी कामयाबी की तरफ पहुँच जाएंगे। शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया, हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन की, आपने भी ज़रा मोटिवेट किया। उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी से भी लोग जो हैं वो काफ़ी कुछ सीखेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद थे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा पसंद आया होगा। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ हमजा अल्ताफ़ मौजूद थे, जो कि हमारे लिए मोटिवेशन है। रिसेंटली उन्होंने पीएमएस क्वालिफाई किया, बड़ी अप्स एंड डाउन्स उनकी जर्नी थी। उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ जो है वो उनकी लाइफ से कुछ मोटिवेशन आई होगी कि अगर हम परसिवरेंस रखते हैं अपनी जर्नी में, जो है वो काम करते रहते हैं तसलसल से, तो इंशाल्लाह हम अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। नाज़रीन, इस हिस्से में हमने बात करनी है सानिया ज़हरा केस के बारे में। मरकज़ी मुलज़िम को अदालत की तरफ से सज़ा सुना दी गई है। ये केस क्या था, काफ़ी ये भी काफ़ी तवील हो गया, ये केस तवालत इख्तियार कर गया, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। एक दफ़ा लग रहा था शायद मुलज़िम जो है वो बरी हो जाएंगे। हमारे साथ इस केस के जो वकील हैं वो मौजूद हैं। शहरियार आसिफ महबूब, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये पहले बुनियादी तौर पर नाज़रीन को एक दफ़ा रिकैप देते हैं कि ये जर्नी, ये केस था क्या। जी जनाब, मैं आपसे चाहूँगा, काफ़ी पहले कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने ये केस जीता। बेस क्या थी इस केस को, ज़रा समझाइएगा, सम अप कीजिएगा पूरा कि केस था क्या नाज़रीन के लिए। Thank you so much for inviting here and share the case with you. बेसिकली इसमें हुआ ये था कि सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बहुत वायरल हुई कि एक बच्ची की नाश जो है पंखे के साथ लटकी हुई है, और उसके साथ वो एक हमारा एक सॉन्ग है कि वो उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया होगा दहलीज पार करा दे। इस पिक्चर ने उस बच्ची की और वो जो बाप का रिश्ता है, और जो हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं जिस तरह वो ब्याह के जाती हैं ससुरालों में, उन्हें खौफ होता है, तो सोशल मीडिया पे भी आवाम में भी एक बड़ा एक ये आया कि जी कि ये ससुरालों में इस तरह तशद्दुद होना, इस किस्म के वाक़यात होना, काफ़ी दिल दहला देने वाला काफ़ी वो वाक़या था। पिक्चर इस किस्म की थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको कहा जी कि इट मस्ट बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। डिटेल्स मैंने कुछ रात भी बताई थी, डिसीजन के बाद मैं आपके नाजरीन के लिए बता देता हूँ। कॉल आई 15 पे इस ख़ातून के जो बेचारी फौत हो गई, सानिया ज़हरा के मियाँ ने कॉल की 15 पे कि जी मेरी बीवी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा है तो इसको वो उसकी जो है नाश लटक रही है, उसने ख़ुदकुशी कर ली, आप यहाँ पुलिस भिजवाएँ। SHO न्यू मुल्तान कंसर्न एरिया लगता है, SHO न्यू मुल्तान वहाँ पहुँचे, तो उस SHO को ये क्रेडिट जाता है, उसने वहाँ जाकर कुछ सस्पिशियस थिंग्स ऑब्ज़र्व की, तो और उसने कहा जी कि कोई किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। और सबसे पहले तो उसने
उनके घर वालों से पूछा कि क्या आप लोगों ने इस नाश को किसी ने हाथ लगाया? उसने कहा जी हमने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी क्या आपने इनके वालिदैन को, बच्ची, क्योंकि अपने ये वाक़या उसके ससुराल घर में हुआ जहाँ वो ब्याह के गई थी बच्ची, और क्या आपने उसके वालिदैन को बताया? उन्होंने कहा जी हमने नहीं बताया, हमारे ताल्लुकात उनसे ठीक नहीं है, हमने नहीं बताया। तो एसएचओ ने पहले कॉल की, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक इदारा है जो कि एक्सपर्ट हैं एविडेंसेस कलेक्ट करने में, उनको कॉल की कि वो फौरी तौर पे मौके पर पहुँचें, और साथ ही उन्होंने कॉल की इसके वालिद को कि इस तरह आपकी बच्ची के साथ एक ये मसला हो गया, आप यहाँ आएँ। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अपने SOPs हैं, उन्होंने वहाँ कार्डन किया और तकरीबन 2 घंटे तक उस कमरे में जितने शवाहिद वो ले सकते थे, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, वाइट लाइट करते हैं, उसमें DNA, टच DNA और लेंथ ऑफ द रोप, उसके बाद फिर उन्होंने बच्ची की जो बच्ची का वज़न, जितनी एविडेंसेस वो कलेक्ट कर सकते थे उन्होंने वो तमाम एविडेंस, फिर पिक्चर्स, हाई डेफिनेशन कैमरास उनके पास हैं, पूरी किट के साथ वो आते हैं। हमारा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने हमारे मुल्क के ज़ैनब मर्डर केस को ट्रेस किया, उसमें उस कल्प्रिट को DNA के साथ, उन्होंने मोटरवे गैंग रेप केस में PFSA को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी जो है उनकी एविडेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मुलजिम तक पहुँची। सिमिलरली जो इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सज़ाए मौत का केस जो है बरकरार रखा एक फ़ैसले को निचली अदालतों के, वो था नूर मुकद्दम केस जी। और अब ये केस है सानिया ज़हरा, जिसमें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी और पंजाब पुलिस, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ये एक पेज पे थे। कॉर्पोरेट ऑफ पंजाब भी इस मामले की सेंसिटिविटी की वजह से दोनों पार्टीज़ को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर मौका दिया गया कि आप ये अपने एविडेंसेस दें। यूजुअली हैपेंस ना कि आपके इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ही ये केस जब ख़राब हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं की जाती, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पर ठीक हुई। इस केस में शुरू में तो एक बात ये भी आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि जब एविडेंसेस सारी कलेक्ट कर दी तो उस बच्ची के वालिद साहब ने कहा जी कि मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मैं रिपोर्ट्स की रोशनी पे कोई भी कार्रवाई होगी करूँगा। ओके। तो वो तदफीन हो गई, लेकिन जब तदफीन करने के बाद हमारा जब कल्चर है, आदमी जब घर आते हैं वापस 1-2 बजे, तब वहाँ ख़वातीन ने कुछ बताई, ऐसी बातें चली कि जब गुस्ल दे रहे थे तो उस वक्त उस बच्ची के जिस्म, क्योंकि वो पिक्चर अगर आप देखेंगे उस पिक्चर पे तो ज़ाहिर तौर पे उसका जो चेहरा है, गर्दन है, उसके जो हाथ हैं और पाँव नज़र आ रहे हैं, लेकिन बॉडी के वो पार्ट्स जो कि गुस्ल के वक्त देखे जा सकते थे, फीमेल ने देखे और उन्होंने इस तरह की बातें कि हमें कुछ तशद्दुद के निशानात नज़र आए। फिर उसके वाले साहब ने FIR दर्ज करवाई, इसकी कब्र कुशाई हुई। इनिशियली जिस तरह हमारे यहाँ मर्डर केस की तफ्तीश एक सब इंस्पेक्टर को दी जाती है, इनिशियली इसकी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर को दी गई, लेकिन क्योंकि अगेन लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था और वो चाहते थे कि ये इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्या ये वाकई ख़ुदकुशी थी या ये मर्डर था। तो इस पर फिर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और वो SP साहिबान के लेवल की थी, जिसमें क्योंकि हम इस केस में अटैच रहे शुरू से, उन्होंने भरपूर मौका दोनों साइड्स को दिया कि आप अपनी एविडेंसेस दें कि ये ख़ुदकुशी थी अगर आपका मौक़िफ़ ये है, और PFSA या जो भी सरकमस्टांसेस थे वो इसमें सिर्फ एक बात पे सिर्फ PFSA नहीं, और भी बहुत से सरकमस्टांसेस हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये उनका मौक़िफ़ था कि हमने जो है दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन फोरेंसिक जो साइंटिस्ट है उन्होंने उस लॉक की काइंड भी लिखी कि ये लॉक ऐसा था जो कि अंदर की तरफ ये क्योंकि सिर्फ एक हैंडल लॉक की तरह का लॉक था जो कि अंदर की तरफ से भी बंद हो सकता था और बाहर की तरफ से बंद हो सकता था, क्योंकि जब SHO वहाँ मौके पे गया तो वो दरवाज़ा मुलज़मान फ़रीक के मुताबिक है जी हम तोड़ चुके थे, वो खोल नहीं रही थी। तो फोरेंसिक ने कहा कि ये दरवाज़ा बाहर से भी बंद हो सकता था, अंदर से भी, तो ये और उनका मौक़िफ़ ये था कि जी इस कमरे में दाखिल होने का एक ही रास्ता है, और देखिए हमने तो दरवाज़ा तोड़ा तो ये तो और तो कोई आया नहीं। तो इसमें इस किस्म की एविडेंसेस थी जिससे हमें सर ये इतना तवालत को इख्तियार कर गया केस, ओपन एंड शट केस लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। देखिए जब वर्शन आ जाते हैं जी, इसमें देयर वाज नो आई विटनेस केस में तो बड़ा इजी हो जाता है कि जी किसने देखा, हमने देखा जी, अदालत को आके बताएं कि आपके सामने वाक़या हुआ। लेकिन वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो प्रूव कर रहे थे ना, इस पे ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सानिया ज़हरा केस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एडवोकेट थे इस केस में सानिया ज़हरा की तरफ से। अब हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक केस है जिसमें दावा ये किया जा रहा था कि ये जी ख़ुदकुशी है, उसमें हमने ये पहुंचना था कि मर्डर किस तरह किया गया, किस तरह ये अदालत इस नतीजे तक पहुंची कि ये वाकई ही एक मर्डर था और फिर सज़ाएँ सुनाई गई। जनाब, काफ़ी पेचीदा केस लगता है कि उसमें कि पहले ये दावा किया जा रहा है कि ये जी ख़ुदकुशी है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शायद ये जो है वो मर्डर ही था। तो अदालत किस तरह इस नतीजे में पहुंची, पूरी ज़रा हमें जर्नी बताइएगा। जी देखिए, अदालत के सामने दो सवालात थे। नंबर 1 कि क्या ये वाकई ख़ुदकुशी है या ये एक मर्डर है। पहले तो अदालत ने इसको डिटरमिन करना था कि ये एक इस पे अपना माइंड क्लियर करे कि ये ख़ुदकुशी है या मर्डर है। और उसके बाद जब अदालत ने ये डिटरमिन कर लिया कि ये एक मर्डर है, अदालत के लिए फिर सेकंड स्टेप ये था कि जब अदालत ने ये एविडेंसेस की रोशनी में, इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में जब ये डिटरमिन हो गया कि इट वाज नॉट अ सुसाइड, इट वाज अ मर्डर, तो अदालत के पास जो दूसरा सवाल ये था कि यस, इफ़ इट वाज अ मर्डर देन हु हैज़ मर्डर्ड दिस पुअर गर्ल। तो अब ये साबित करने के लिए कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं, ये एक कत्ल था, उसके लिए देयर वर लॉट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। मिसाल के तौर पे जब इन्वेस्टिगेशन हुई, हमारी पंजाब पुलिस ने थॉरो इन्वेस्टिगेशन की है। वहाँ उनके घर में 10 मुल्ज़मान थे, उनके भी DNA लिए, उनके पॉलीग्राफी टेस्ट हुए, लाई डिटेक्शन टेस्ट जिन्हें कहते हैं, उन्हें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ले जाया गया, हर किस्म की एविडेंसेस ली गई। ये एक जो मासी है जिसके बारे में कहा गया कि जी उसने सुबह दरवाज़ा जब नॉक किया, मुल्ज़मान फ़रीक का ये मौक़िफ़ था कि जी वो नॉक करती रही, तो जब अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी तो जी फिर मैंने आके घर वालों को बताया जी काफ़ी देर हो गई है, जी वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। वो लेडी, उनकी मुलाजमा है, वो कभी भी मुल्ज़मान फ़रीक की तरफ से अदालत में उनके मौक़िफ़ की तायद के लिए पेश ही नहीं की गई। अच्छा जनाब, इसको कंप्लीट कीजिएगा इस बात को। मैं ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ कि जो FIR दर्ज कराई गई थी सानिया ज़हरा के वालिद साहब की तरफ से, उसमें किन किन लोगों को उन्होंने नामज़द किया था और फिर वो हम ज़रा हाँ जी, इसमें वो नामज़द किया था 6 मुल्ज़मान को। एक सानिया ज़हरा के ससुर, एक उनकी सास, उसका शौहर अली रज़ा, देवर, एक नंद और एक अली रज़ा की जो पहली बीवी थी, जो कि उसने छुपा के शादी की हुई थी। क्योंकि ये एक, मैं नाज़रीन के लिए बता दूं, ये दोनों फैमिलीज़ पहले में रिलेटेड नहीं थी दूसरे से, जिस तरह एक रिश्ता होता है। और ये भी उसके वाले साहब ने बाद में एक FIR करवाई कि निकाह के वक्त इस मुलजिम ने ये ज़ाहिर किया कि मैं कमारा हूँ। और जब वो इस बच्ची के 2 बेटे थे, जब आबाद हुई थी उस वक्त, तो फिर पहली बीवी वो ले आया, उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और उससे भी एक बच्चा था। तो बहरहाल इसमें फोरेंसिक ने तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। जैसे उन्होंने कहा जी कि ये जो नोट है, ये एक फ़िक्स नोट है जो कि सरक नहीं सकती। तस्वीर में अगर आप देखेंगे घुटनों के बल बच्ची बैठी हुई है। फिर उसके अंदर एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि प्रायर सस्पिशियस इंटरफेरेंस विद द नेक, क्योंकि नेक के ऊपर 2 शार्प किस्म के निशानात थे गोलाई की सूरत में। और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिखा कि इस बच्ची को पहले किसी तार, जैसे चार्जर की तार या कोई दीगर तार, किसी और चीज़ से गला घोंट के उसका पहले कत्ल किया गया है, और उसके बाद फिर इसको ख़ुदकुशी का दिखाने के लिए दिखाया गया। और एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। मिसाल के तौर पे वो जो दीवान सोफ़ा पड़ा है वो बहुत हैवी होता है, और ये मुद्दई फ़रीक का ये मौक़िफ़ है क्योंकि उस बच्ची को पिछले 4-5 माह से अपने वालिदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा था, राब्ते में भी नहीं थी। तो मुद्दई फ़रीक का कहने को उनकी बच्ची ने जब लास्ट टाइम बात करी, शी शेयर्ड के शी वाज प्रेग्नेंट, तो उस वक्त ये भी बात आई कि एक कुर्सी भी वहाँ मौजूद थी, तो वो कुर्सी रखना ज़्यादा आसान था बनिस्बत पूरे सोफ़े को। दीवान तो एक शख्स से तो उठता ही नहीं है, वो इतना भारी वो है, आप उस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सिमिलरली एक और दुपट्टा पड़ा हुआ था जो कि ईजी उसकी नोट लग सकती थी। ये कॉटन का एक मोटा कपड़ा था। फोरेंसिक ने इस पे भी कहा कि ये ऐसा और इतनी देर तक अगर कोई लटके रहेगा तो गर्दन में सोजिश आ जाएगी, उस काफ़ी देर तक जब चोक हो जाएगा यहाँ से गला। तो बहुत सी एविडेंसेस के बाद पहला स्टेप तो ये क्लियर हुआ कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं है, ये एक मर्डर है। ओके, अब मैं चाहूँगा यहाँ पर नाज़रीन के लिए कि इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट्स में आ रहे होंगे, तो वो उन काउंटर आर्ग्यूमेंट का आपने किस तरह मुकाबला किया? कि काउंटर आर्गूमेंट्स इन्होंने तो बहुत दिए।
उन्होंने कहा जी कि हम अपने 2 बच्चों की वालदा को क्यों करेंगे। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने वो पूरे हालात व वाक़यात देखे कि ये इनके मियाँ और बीवी के आपस में ताल्लुकात क्या थे। ये बच्ची जब पहली बीवी का डिस्क्लोज़ हुआ, ये 2019 में इस बच्ची की शादी हुई थी। 2020 में इस बच्ची ने अपने माँ बाप के घर आ गई और फिर ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में आई। उस बच्ची ने एक केस दायर किया ख़र्चा नान नफ़का का। इस बच्ची ने BZ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया कि चले मैं अपना टाइम गुजारती हूँ। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि मुलजिम ने रब्ता किया अपनी इस बीवी से कि अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं फिर शादी कर लूँगा एक और। तो वो बच्ची को फिर वहीं से डायरेक्ट लेकर, तो मतलब कि सारे हालात व वाक़यात जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहला तो स्टेप ये आ गया कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं है, ये एक मर्डर था। सेकंड ये स्टेप था कि अगर ये मर्डर है तो फिर ये मर्डर किसने की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोर्ट के पास अब मुद्दई फरीक ने तो 6 मुल्ज़िमान के नाम लिखवाए। अब कोर्ट को डिटरमिन ये करना था, कोर्ट के लिए ये एक सबसे अहम पहलू था कि यहाँ तक तो फोरेंसिक टीम ने अपनी राय दे दी कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं, ये कि मर्डर था। तो फोरेंसिक टीम ने मज़ीद इस मर्डर को करने के लिए क्या एविडेंसेस पेश किए। वो जो नोट थी जो उस बच्ची की गली में थी और जो पंखे की तरफ से थी, उस नोट पे 3 मुल्ज़िमान के DNA आए, उसके शौहर के, उसके देवर के और उसकी सास के। ये DNA उस कपड़े पे आए। सिमिलरली वो जो बच्ची के जो नाखून हैं उनसे स्वैब्स लिए गए। अल्लाह ताला ने DNA का सिस्टम ऐसा बनाया कि हमारे बाल, हमारी हड्डी, खून, हमारा लुआब, कहीं से भी हम कोई सैंपल लेंगे DNA से सेम होगा। तो उस बॉडी के, उस बच्ची के नाखूनों में जब सैंपल्स लिए गए और बाद में जब रिपोर्ट आई तो बच्ची के नाखूनों में शौहर का और उसके देवर का DNA पाया गया। मीनिंग देयर बाय शी रेजिस्टेड, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, हाथ पकड़ा, हाथ से रोका तो उसके नाखून में ये। सो हियर इट केम के ये जो इन मुल्ज़िमान के DNA वहाँ से है, उसकी सास के। जो बकिया 3 मुल्ज़िमान हैं उनके क्योंकि DNA नहीं आए थे, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में उनको कहा कि हमारे पास ऐसी ठोस शहादत नहीं है। तो कोर्ट ने जिन 3 मुल्ज़िमान को समझा कि ये 3 एक्टिवली थे उनको सज़ा दी और बाकी 3 को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया है। उसमें भी हम देखेंगे कि हम उसकी अपील, हमारे पास राइट है कि हम उसको आपने करना इरादा है आप लोगों का कि आप करेंगे उनके ख़िलाफ़? अभी डिटेल्ड जजमेंट आज इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी रात, क्योंकि हम सारे कोर्ट से मौजूद थे तो उस वक्त एक शॉर्ट ऑर्डर हमें जो पता लगा। डिटेल्ड जजमेंट इंशाल्लाह आ जाएगी, हम उसको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोर्ट की जो रीज़निंग है उसको देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि हम मरकज़ी मुल्ज़िम को और सज़ाओं के बारे में ज़रा बताइए कि क्या क्या सज़ा दी गई है। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, जो उसका शौहर है, उसको सज़ाए मौत दी गई है, उसकी सज़ा। उसका जो देवर है उसको उम्र कैद और उसकी जो सास है उस बच्ची की, उसको भी उम्र कैद की सज़ा दी गई। ज़रा टाइम फ्रेम समझा दीजिएगा, उम्र कैद को भी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्योंकि नाज़रीन को ज़रा समझ आ जाए कि ये सज़ा क्या होती है, क्या इसमें मुशक्क़त भी होती है, और जो बाकी 2 मुल्ज़िमान हैं उनके सज़ा को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा उम्र कैद। तो देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे ये भी डिस्कशन हो रही थी कि जी अगर मियाँ को सज़ाए मौत दी गई है तो उसके देवर को उम्र कैद क्यों दी गई। कुछ जज्बाती लोग या कुछ लोगों का कहना है कि जी सब कुछ सज़ाए मौत दे देनी चाहिए। बात यह है कि देखें, जब कोर्ट पहले तो जब डिटरमिन कर लेती है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ सक्सेसफुली प्रूव्ड देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो उसके बाद कोर्ट ये समझती है कि अब ये ही इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। अब 302 की 2 पनिशमेंट्स हैं। एक तो है कि डेथ की, एक है उम्र कैद की, और ख़ैर वो फिर डिटेल्स हो जाएंगे, टेक्निकलिटीज़ हैं। मैं आपके नाज़रीन के फ़िलहाल मैं 2 में बता देता हूँ। तो देखें, कोर्ट ने देखा इस हर केस में मोटिव देखा जाता है कि क्या वजह है। आप देखें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये जो हमारी GITs में बनी SP रैंक के अफसरान की, उन्होंने तमाम शवाहिद को देखते हुए, सरकमस्टेंसेस को देखते हुए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज किया कि शी वॉज मर्डर्ड बाय हर हस्बैंड और उसका जो देवर है, एंड लेटर ऑन सास के साथ मिलकर उसको लटकाया गया। तो कोर्ट ने जो जिसका सबसे ज़्यादा किरदार जो उसका शौहर था उसको सज़ाए मौत दी। कोर्ट की डिस्क्रिशन है। उसके देवर को उम्र कैद दी, और आई बिलीव वो शायद फ़ीमेल का एक रीजनिंग देनी पड़ती है, तो शायद फ़ीमेल की वजह से उसकी सास साहिबा को या एज की वजह से उम्र कैद की सज़ा दी। दूसरा आपने क्वेश्चन किया जी उम्र कैद से मुराद क्या, ये उम्र कैद ऐसा नहीं है। अभी 25 ईयर्स कंसिडर किया जाता है उम्र कैद को कि जी 25 ईयर्स की उम्र कैद है, और ये है
अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंस से क्या ये केस थोड़ा लंबा हुआ या बर वक्त इसका फ़ैसला आ गया है, या इससे पहले आ जाना चाहिए था? देखिए, ये इस केस की अहमियत की वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस को डायरेक्शन दी कि इसको 1 महीने में फ़ैसला करें। ये डायरेक्शन कहीं जून में आई, लेकिन कोर्ट ने भरपूर कोशिश की कि 1 महीने में हो जाए। कोर्ट ने फिर एक्सटेंशन मांगी कि इट्स अ लॉन्ग केस और हमें गवाहान, क्योंकि एम्पल टाइम देना था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टाइम भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने फ़ैसला एक टाइम पे दिया, बहुत ज़्यादा तवील नहीं है। अब वो कोर्ट ने दोनों फरीकैन को बहुत तसल्ली से सुना है, और दोनों को अदालत सिर्फ मुद्दई की बात नहीं, अदालत ने मुलजिमान से भी कहा आप कोई गवाह अपनी डिफेंस में लाना चाहते हैं आप लेकर आएँ। लेकिन अगेन तो वो उस मेड के बारे में क्या बना, वो जो यही बात है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, कोर्ट ने, जब एक मुलजिम एक मौक़िफ़ लेता है कि जी उस मेड ने दरवाज़ा नॉक करते, वो मेड मुलजिमान ने पेश नहीं की। सिमिलरली इस केस में एक और बात ये आई कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आई कि जब अभी जो डीएनए जिस कपड़े पे तीनों मुलजिमान का है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कहा कि ये फिर डीएनए कैसे आ गया। देखिए, लेडीज़ के जो हमारे ये सोशल बिहेवियर है, हमारे घरों में बच्चियां हैं, वो अपने जो बिलोंगिंग्स हैं उनका बड़ा ख्याल करती हैं, ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कि जी हमारे कपड़े मिक्स ना हो जाएं, फिर बिला वजह की बहस होगी कि जी मेरा दुपट्टा आपका, ये मेरा है। तो बच्चियां ख्याल करती हैं चीज़ों को। तो जब डीएनए आया, उसके उस चादर पे, उस कपड़े पे देवर का डीएनए क्या कर रहा है, अच्छा फिर सास का डीएनए क्या कर रहा है। तो उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि जी कोई इस्माइल शॉल की शॉप है गुलगश्त में, तो जी वो उसको इन्वेस्टिगेट करें, जी ये तो शॉल वो ये नंद और मरने वाले बच्चे ख़ुद लाई, फिर वो पहले हमारी अम्मी ने देखी, तो फिर वो उन्होंने कहा चलें आप इस बच्ची को भेज दें, ठीक है शॉल, तो इसलिए वो डीएनए आ गया एक मुलाजिम के हाथ। वो इस्माइल शॉप वाला भी डिफेंस की तरफ से पेश नहीं किया गया, जो कि उनके इस मौक़िफ़ की तायद करता कि जी हाँ जी ये शॉल इस तरह आई थी और इस तरह गया। और कोई तारिक नाम है, उन्होंने कहा जी हमारा मुलाजिम था, कि जी तारिक मुलाजिम था, तो उसके हाथ फिर वो जो सास साहब है उन्होंने कहा ठीक है ये जाके बाजी सानिया को दे आओ, ठीक है शॉल, तो वो उस तारिक को भी नहीं पेश किया गया। सो कोर्ट ने, मैं आपको एक बात बताऊँ, अब ये जदीद दौर है और कोर्ट ने अब भरपूर तरीके से फोरेंसिक एविडेंसेस की रोशनी में, अनरिबटेबल एविडेंस है इसमें आप देखें, अगर मुद्दई के दिल में किसी भी किस्म का कोई रंज होता आपने, उसने तो उस वक्त तदफीन कर दी थी बच्ची की। ये तो फोरेंसिक की एविडेंसेस से सारी बात सामने आई है। और मैं समझता हूँ कि अभी रात से ये बात सोशल मीडिया पे हो रही है कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये बिहेवियर होता है कि बच्ची फौत हो गई, तो वापस नहीं आएगी। यही पूछना मैं समझता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वालिदैन को, जिन्होंने देखें कब्र कुशाई कराना बड़ा एक तकलीफ दे मरहला है, बच्ची को मनो मिट्टी नीचे और दोबारा वो कब्र से निकालना और पोस्टमार्टम। The other party is under consideration. Are they going to contest this in the higher courts or not? उनकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली मुलजिम करते हैं, अपील करते हैं। कोई भी मुलजिम, जाहिर बात है, वो एक कोशिश करता है कि वो अपील करे। वो अब उनका राइट अपील करने का है, हमारा उसे अपोज करने का है। अच्छा जनाब, जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जाता है कोर्ट्स की तरफ से, बाकी 3 मुल्ज़िमान को दिया गया, इसमें जो जैसे आप बता रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स मिले, वैसे टेक्निकल ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट से पूछा जाना चाहिए सवाल, क्योंकि आप इस केस को प्लीड कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जो डीएनए के वाकई एक आता है कि अगर एक घर में होके हुआ कपड़ा, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी आएंगे, डीएनए भी आएंगे, जॉइंट फैमिली का, फिर आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया था? देखिए, ये उनका केस है जी कि हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। ओके, इट वाज देयर आर्गुमेंट। ओके, हम ये उस घर मुल्जिमान का, कमरा उस मुल्जिम का, ओके, वो घर में इजीली फिर रहे हैं, मुद्दई तो अपने घर है बेचारा, उसको तो नहीं पता इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। इट वाज देयर केस। पुलिस वालों ने कहा, पीएफएस वालों ने कहा क्या आपने किसी चीज को छुआ है? उन्होंने कहा हमने नहीं छुआ। नो। ओके, और तो वो डीएनए कैसे, सबसे अहम चीज, देवर का नाखून में क्या कर रहा है डीएनए, देवर का, बिल्कुल, भाभी का रिश्ता। यस, एग्जैक्टली। अभी डिटेल जजमेंट आएगी इंशाल्लाह, वो हम उसको नेक्स्ट किसी उसमें। सरिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। नाज़रीन, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला केस था। अमूमन शरिया जब से ऐसे बता रहे थे कि बहुत टाइम लग जाता है इस तरह के केसेस को कंक्लूड होने में, लेकिन ऑनरेबल जो जजेस थे और कोर्ट्स थी, उन्होंने काफ़ी जल्दी जो है वो इस केस का फैसला सुनाया। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम एक दिल दहला देने वाला एक केस था, सानिया ज़हरा का केस। अदालत की तरफ से फ़ैसला आया, मरकज़ी मुलज़िम को जो है वो सज़ा सुना दी गई है। अब जैसे हमारे साथ वकील साहब मौजूद थे, वो काफ़ी खुश आइंद है कि जल्द अज़ जल्द जो है वो इस केस का फ़ैसला किया गया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ 2 गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हमने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करनी है कि जब ये मौसम तब्दील हो रहा होता है, हमें कुछ मौसमी बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं, फ्लूज़ होते हैं, कुछ थ्रोट में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे क्या असर पड़ता है इन सारी जो हमारे मौसम की वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। नाज़रीन, इनके साथ हमारे साथ अदील मज़हर मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा अदील से उनकी जर्नी भी जानेंगे कि किस तरह उन्होंने सिंगिंग का आगाज़ किया। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो बचपन से बाकायदा तौर पर सीखना शुरू करते हैं, कुछ के अंदर खुद आज़ादी की सलाहियत मौजूद होती है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ ये मेरे अंदर की स्किल भी है। फिर वो प्रोफेशनली जो है वो इस जर्नी का आगाज़ अपने करते हैं। तो अदील से जानने की कोशिश करेंगे कि पहली दफ़ा किसने इनके अंदर ये स्किल को देखा, और क्या अब रियाज़ वगैरह, क्या इन्होंने ये सीखा, इसको निखारने की कोशिश किस तरह की जा रही है, और कोशिश करेंगे कि इनसे गुजारिश करेंगे कुछ हमें चंद जो है वो अपने सॉन्ग्स भी सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम अदील, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं अदील आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसी जा रही है प्रोफेशनल जर्नी? प्रोफेशनल जर्नी थोड़ा स्लो है हम्म। क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्सर्ट्स का थोड़ा सा फुकदान हुआ हुआ है और थोड़ा गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पा रही, थोड़ा इस वजह से भी आपको थोड़ा सा ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बाकी जॉब साथ साथ चल रही है। जॉब मैं PSO में जॉब करता हूँ। ओके। हाँ, तो एक वो वाली साइड अलग है, ये बिल्कुल टोटली एंटी चीज़ें। वो आप फाइनेंशियल अपने वहाँ से देख लेते हैं, और ये जो है अब आपका शौक है। और हाँ, इसको के चल क्योंकि इसको मैंने एज एन प्रोफेशन नहीं यूज़ किया है, इसको मैंने बस एज एन शौक रखा हुआ है। तो कभी कभार ये है कि इसमें चल जाती हैं चीज़ें। ओके। कैसे साहब, मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। बुनियादी तौर पर जब हमारा मौसम तब्दील हो रहा होता है तो उस वक्त कहा जाता है कि आपको वायरल इन्फेक्शंस भी होने का ख़तरा होता है, इम्यून सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त थोड़ा सा वीक हुआ होता है। स्किन के बारे में बताइएगा, क्या उस वक्त स्किन के ऊपर भी कुछ मौसम जो है वो इम्पैक्ट कर रहा होता है? बात यह है कि इस वक्त जो आप मौसम की बात कर रहे हैं ये है सर्दियों की आमद। जी। अब सर्दियों की आमद के साथ बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, ख़ास तौर पे गले का, जैसे मैं भी इससे इन्वॉल्व हूँ, जी। तो गला सबका ख़राब होता है। उसकी जो बेसिक वजह है ना, एक तो ठीक है वायरस वगैरह होते हैं, दूसरी ये कि गर्मियों में ठंडा पानी पीने की आदत होती है। मौसम बदल गया लेकिन आदत नहीं बदली, ठंडा पानी वैसे ही चल रहा है, और वो गला ख़राब करने का सबसे बड़ा फैक्टर वही है। बाकी गर्दो गुबार जो कुछ भी है, फिर इस मौसम में आके जो हमारा हवा में एक धुआं है, चाहे वो व्हीकल्स का है, मोबाइल ऑटोमोबाइल्स का है, या फैक्ट्रीज़ का है, घरों का है, जो कुछ भी है, हवा में नमी थोड़ी सी बढ़ जाती है सर्दी की वजह से, तो वो एक स्मोक जो बन जाता है ना, जी। धुएं और फॉग दोनों से मिलके, वो भी गला ख़राब करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब स्किन के ऊपर जो असरात आते हैं ना, वो डायरेक्ट मौसम की वजह से, जरासीम की वजह से इतने ज़्यादा नहीं होते। उसमें जो होता है कि जिस्म के अंदर जो एक पसीने का कुदरती अमल है वो कम हो जाता है, तो खुश्की का जो है ना फैक्टर, वो डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन भी आप कह सकते हैं। मैं ऐसा कह रहा हूँ सिर्फ स्किन के ऊपर। ओके। स्किन के ऊपर जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा चीज़ चलती है वो होती है पसीना। मौसम बदला है, पसीने की मिकदार कम हो जाती है। ओके। अब पसीने की मिकदार कम हो गई है, लोग वैसे भी पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं। अब जब जिस्म के ऊपर पसीना नहीं आ रहा तो वो ऑटोमेटिकली एक खुश्की पैदा हो जाती है। गर्मियों में तो पसीना आता रहता है, लोग वैसे भी पानी ज़्यादा पीते हैं। अब सर्दियों में पसीना नहीं आता, जब पसीना भी नहीं आ रहा, बाकी जो फैक्टर्स है उसमें भी बंदा पानी नहीं पी रहा, तो वो जिस्म के ऊपर खुश्की जो है ना वो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो एक इशू देखने में आता है इस बदलते मौसम में और पूरी सर्दियों में, वो जिस्म के ऊपर खुश्की जो है ना, ड्राइनेस वो ज़्यादा रहती है, और ये ड्राइनेस सबसे ज़्यादा जो आपको नजर आएगी वो ओल्ड एज में नजर आती है। ओके। उसमें ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। किसी हद तक जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी आपको ये चीज़ मिलती है। डॉक्टर,
मैं चाहूँगा आप स्किन टाइप्स के बारे में भी बता दें कि डिफरेंट स्किन टाइप्स पे ये जो मौसम है, सर्दियों का मौसम, वो किस तरह इम्पैक्ट करता है। हमारे यहाँ एक एक्सपर्ट पहले मौजूद थी, वो ये कह रही थी कि स्किन टाइप जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती, हमारे माहौल जो है वो उस पर असर करता है। बात सही कही उन्होंने, ओके क्योंकि ये हमारे जहन में एक कंसेप्ट बन गया कि स्किन टाइप कुछ भी नहीं होती। ओके हम स्किन टाइप को जो डिवाइड करते हैं ना, वो हम करते हैं सूरज की उसके हिसाब से कि कुछ स्किन होती है जो सूर्य में जल्दी बर्न हो जाती है, कुछ बर्न नहीं होती। ओके कुछ है उनके ऊपर टैनिंग हो जाती है, किसी के ऊपर टैनिंग ज़्यादा हो जाती है। हम उस लिहाज से उसकी स्किन की टाइपिंग करते हैं। बाकी जो ड्राइनेस के साथ यानी ये कोई स्किन जो कहा जाता है कि ये ऑयली स्किन है, ये ड्राई स्किन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्किन्स हैं, तो वो क्या चीज़ है फिर? ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं। ओके जी मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मेरी स्किन बहुत, ये सिर्फ मौसम के हिसाब से हो जाता है। जिस्म के ऊपर स्किन के नीचे कुदरती तौर पे गदूद मौजूद हैं जो जिस्म स्किन के ऊपर एक ऑयली लेयर पैदा करते रहते हैं। ओके अगर वो लेयर ना हो तो आपकी जिल्द फट जाएगी, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फट जाती है। ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जिनकी जिल्द है बिल्कुल फटी फटी सी होती है। बिल्कुल डॉक्टर, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ भी है, तो इस पर ज़रा तफसील में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त तो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे स्किन टाइप्स के हवाले से। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा क्लाइमेट जो है वो हमारी स्किन पर असर करता है। ये जो ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन है, ये आप इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती। डॉक्टर अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे कि एक मेलानिन की लेयर हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है। मेलानिन की लेयर और चीज़ है, जी गदूद की लेयर और जी चीज़ है। जी जिस्म के अंदर कुछ गदूद ऐसे हैं जो चिकनाई पैदा करते हैं, और कुछ चिकनाई जो है ना हमारे स्किन पर पूरी बॉडी पर है, वो स्किन के ऊपर एक चिकनाई मौजूद रहती है। उसकी वजह से हमारे स्किन पे ग्लो आता है। अब किसी में ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है कुछ एनवायरनमेंट की वजह से, और किसी में एनवायरनमेंट की वजह से कम हो जाती है। तो उसमें ये नहीं कि स्किन जो है वो ज़्यादा चर्बी बना रही है या ज़्यादा तेल पैदा कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है कि इट इज़ सूटेड फॉर ड्राई स्किन, इट इज़ सूटेड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, वो जो फार्मासिस्ट की कंपनियों की तरफ से वो प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। बात यह है कि जब एक एनवायरनमेंट ऐसा हो गया जहाँ पे आपकी स्किन ड्राई हो गई है, ओके ओके, तो उन्होंने ड्राई स्किन के लिए वो प्रोडक्ट देनी है। अब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट फंस करें, जो लोग किसी ऑयल कंपनी में काम करते हैं, किसी घी की कंपनी में काम करते हैं, हवा में हर वक्त ऑयल मौजूद है, तो उनकी स्किन के ऊपर हर वक्त ऑयल ही रहेगा, तो उसको आप ड्राई स्किन तो नहीं कह सकते। तो आप उनके लिए वो जो प्रोडक्ट देंगे वो कहेंगे नहीं ये ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक दो चीज़ें हमने भी रिलेटिव्स में देखी हैं। लाइक अगर वो सो रहे हैं तो उनके तकिए के ऊपर एक ऑयल का निशान बना हुआ होता है। ये फिर वही ऑयली स्किन वाली बात जो, या फिर वो प्रोडक्शन जो है वो वहीं पे आ जाती है ना, क्लाइमेट की वजह से कि वो किस माहौल में रहते हैं, उनके डाइट वगैरह कैसी है, वो जहाँ पे। अब आप देखें किसी मजदूर के चेहरे पे जो धूप में काम कर रहा है, उसके चेहरे पे आपको ऑयल नजर नहीं आता। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल है ना, वहाँ पे क्यों नहीं नजर आता भाई? वो लोग जो घर के अंदर रहते हैं, जो एक कवर्ड एरिया में रह रहे हैं, उनके चेहरे पे आपको ऑयल महसूस हो रहा है। वो एनवायरनमेंट की वजह से है। आपका जो प्रोफेशन है, आपने अपनी स्किन का ध्यान भी रखना है, आपने कैमरा फेस भी करना है, आपकी क्या रूटीन होती है स्किन केयर की? स्किन केयर के लिए एज सच तो मैं प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करता। ओके। उसमें जहाँ तक मुझे बताया गया हमारे बड़ों ने कि आप जितनी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, या जितनी आप फ़र्ज़ कर लें आप सोप यूज़ कर रहे हैं या आप हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश, वो आपकी स्किन के ऊपर से जो प्रोडक्टिव आपकी लेयर्स होती हैं ना, वो उनको डैमेज करती हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करनी है हमने डॉक्टर साहब से, बिल्कुल। हाँ, वो डैमेज होती हैं। इस वजह से मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता। इवन के बाज़ औक़ात जो मेरा ऑफ डे होता है उसमें मैं मुंह भी नहीं धोता। ओके। तो जब मैं मुंह नहीं धोता, लोग बाकायदा ऑब्जर्व करते हैं कि यार आज आपकी ग्लो कर रही है स्किन। वो वही बात हो गई, वो जो एक आपकी लेयर आ रही होती है ना ऑयल की, वो आपको शाइन देती है। जब हम बहुत ज़्यादा मुंह धोते हैं, बाज़ लोगों की आदत होती है एक चक्कर लगाया, बाहर से आए फ़ौरन मुंह धोया, कहीं चले गए फिर आके फिर मुंह धोया, साबुन से रगड़ रहे हैं बहुत देर,
वो आपकी जो प्रोडक्टिव आपकी लेयर्स है ना वो डैमेज होती हैं। ये जो गाना है नैना, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स एज वेल, जो उनका ओरिजिनल है मेरी प्लेलिस्ट में हमेशा हाँ, होता no है। doubt। बल्कि ये कवर भी, अब वो गाने पे बंदा ड्राइव पे जा रहा होता है ना, तो आपका कवर माशाल्लाह वैसा था, बंदा एंजॉय करेगा इस सॉन्ग को। मुझे ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपको कब ये अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर ये खुदा दादी सलाहियत है? सीखा आपने कहीं से, या आपको जो है वो कॉम्पिटिशन्स में स्कूल और कॉलेजेस में जैसा अंदाज़ा होता है? हाँ, ये मोस्टली ऐसे जिन लोगों की आवाज़ थोड़ी प्यारी होती है उनको स्कूल से ही स्टार्ट हो जाते हैं ना, उनको कंपटीशंस होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आपको अप्रिसिएशन मिलती है। जब अप्रिसिएशन भी दो तरह की होती है, अगर आपके पास कोई गाइड है, आपके टीचर्स हैं जो आपके बहुत अच्छे मेंटोर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई ये वाली जो अप्रिसिएशन है ये आपके फ़ायदे में है, ये वाली जो अप्रिसिएशन है ये आपको ख़राब करती है। लाइक आप कह दें कि आपकी बिला वजह की तारीफ़ आपको हमेशा ख़राब करती है, आपके अंदर एक ईगो प्रोड्यूस होती है, आपके अंदर मुफ्त के नखरे प्रोड्यूस हो जाते हैं, आप अपने आप को आप बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझने लग जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि स्कूल से जैसे कंपटीशन स्टार्ट हुए, फिर टीचर्स ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि ये तुम्हारी गलत तारीफ़ कर रहा है, तुम्हें ये चीज़ ठीक करनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह की गई। हाँ, तनकीद बराए इस्लाह वो आपके टीचर्स ही करते हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही। और बाज़ लोग जिनकी इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, वो तारीफ़ तो कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कि यहाँ तारीफ़ बनती थी नहीं थी। जो कीन ऑब्जर्वर होते हैं, जो उस हिसाब का टैलेंट रखते हैं, जो खुद एक बजाते खुद एक सिंगर्स हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं। कॉम्पिटिशन्स की आपने बात की, हमारे यहाँ इंटर कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, आपने कॉम्पिटिशन्स को विन किए इस तरह के? हाँ, मेरे पास 3-4 टाइटल हैं जो इवन के हमारे रोही कलाकार एक हुआ था, जी जी जी, वो बिल्कुल। उसका विनर मैं था। ओके, माशाल्लाह। हाँ, फिर उससे पहले एक संगीत आइकॉन हुआ, वो एक निजी चैनल का था, उसका मैं फाइनलिस्ट था। फिर एक मेगा स्टार हुआ, वो भी एक निजी चैनल का था, उसका मैं फाइनलिस्ट था। तो इस तरह से फिर रोही कलाकार का विनर हुआ। फिर ISPR का एक मिली नगमों का कंपटीशन था, उसका मैं विनर था। फिर ISPR का सॉन्ग्स का कंपटीशन था, उसका मैं विनर था। तो इस तरह से टाइटल्स हैं। इवन के ऑल्सो आर रजिस्टर्ड इन PTV मुल्तान और PTV के बाकी जितने भी सेंटर्स हैं। फिर उसमें रेडियो, हमारा रेडियो जो है उसमें मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो काम ऑफ एंड ऑन चल रहा है और ये आपको पे बैक करते हैं। इफ़ अगर आपने कंपटीशन विन किए हुए हैं और आपने कंपटीशन फाइट किए हैं तो आपको बहुत सीखने को मिलता अच्छा, है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यंग जो टैलेंट है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन इस तरह के अगर कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वाकई इसमें मज़ीद कुछ इजाफे की ज़रूरत है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? नहीं, इसमें इजाफे की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अब कुछ मैं देख रहा हूँ, कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो अक्सर चैनल्स पे आ रहे हैं। तो हमारे दौर में कंपटीशंस थे लेकिन हमारे पास मौके नहीं थे। उस टाइम हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था जिस टाइम पे हमने गाना स्टार्ट किया था। तो इवन के हमारे पास एज सच रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है उस वक्त पे कि हमने क्या क्या अचीव किया हुआ है और हमारी जो है वो CV पे क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद है। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो गुफ्तगू हो रही है। अदील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील साहब से ब्रेक के बाद गुजारिश करेंगे हमें कुछ और जो है वो अपने कुछ गाने सुनाएं। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम म्यूजिशंस के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारे जो यंग म्यूजिशंस हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। कुछ निजी सतह पर कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, जैसे दिल साहब बता रहे थे कि उनके टाइम पे इतने कॉम्पिटिशन और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। अब के जो आर्टिस्ट हैं, नए बच्चे हैं, उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इस पर तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे। अदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। कैसर साहब डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। स्किन की कंडीशन पर हम बात कर रहे थे, स्किन की टाइप्स के हवाले से बड़ा तफसीलन हमें कैसर साहब ने बताया। कैसे साहब, मैं अब जानना चाहूँगा कि एक आइडियल हमारे क्लाइमेट को देखते हुए स्किन के रूटीन क्या होनी चाहिए जो हम दिन में भी फॉलो करें ऑफिस जाने से पहले, या जब सुबह का आगाज़ करें, और रात के टाइम में हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ है जिसकी तरफ कभी कोई भी तवज्जो नहीं देता जी, कि ये हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, हमारे स्किन पे जो है ना वो रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो इसके लिए ऊपर क्या लगाएं। ये कोई नहीं सोचता कि अंदर से क्या करें।
सबसे पहली बात जो है रिहाइड्रेशन। आपके जिस्म में पानी की मिकदार पूरी होगी तो स्किन के ऊपर आपके ग्लो आएगा। जब पानी की मिकदार कम होगी स्किन पे खुद ब खुद झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। आइडियल पानी की कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली हर मौसम में, गर्मियों में कुछ ज़्यादा, जी। सर्दी में कुछ कम, तकरीबन 3 लीटर पानी जो है वो जिस्म से खारिज हो जाता है। ओके ओके। तो कम से कम 3 लीटर जो है ना वो तो आपने रिप्लेस करना है जो जिस्म से खारिज हो चुका है। अब उसमें पीने के लिए सिर्फ पानी नहीं है, चाय है, शरबत है, दूध है, लस्सी है, पानी है, ये सब मिला के अगर आप 3 लीटर पी लेते हैं इसका मतलब है कि आपने सिर्फ वो डेफिशिएंसी कवर की है जो जिस्म से खारिज हो चुकी है। इससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ओके। इससे ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो रिंकल्स ख़त्म होंगे, आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा। गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, तकरीबन 5-6 लीटर तक पीना पड़ता है क्योंकि उसमें एक्सक्रीशन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बाकी जो एक्सक्रीशन है वो तो वैसी ही है लेकिन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब सर्दियों में भी स्वेटिंग होती है लेकिन ये कि वो आपको इनविजिबल है। गर्मियों में विजिबल होती है, सर्दियों में इनविजिबल होती है। अगर वो स्वेटिंग ना हो तो आपका जिस्म बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ओके। तो उस ड्राइनेस को बाद का अब जो ओल्ड एज में है उनमें स्वेटिंग कम हो जाती है क्योंकि जो दूध हैं उनकी वर्किंग वैसे ही फिजियोलॉजिकली कम हो जाती है, तो उसकी वजह से उन पर ड्राइनेस हो जाती है। तो उसके लिए मैं सिंपली एक बात कहा करता हूँ कि हर घर में सरसों का तेल मौजूद है, हर घर में सादा वैसलीन मौजूद है। इन दोनों को मिक्स करके आप हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पूरे बॉडी पे अगर मालिश कर लेते हैं, उसके तक 1 घंटे के बाद बेशक नहा लें। ये आप ओल्ड एज के लिए बता रहे हैं? हमारी हर मेरी एज के लिए बता रहा हूँ। मेरी जनरेशन के बच्चे तो ये लगाएंगे ही नहीं, वो कहेंगे हर हमारी एज बहुत के ज़्यादा लिए- ऑयली हो गई है, हर ग्रीजी एज हो के गई लिए है। बता रहा हूँ मैं, हफ्ते में 1 दफ़ा ओके। या हफ्ते में 2 दफ़ा। ओल्ड एज के लिए ज़्यादा ओके। 2 दफ़ा लगा लें, 3 दफ़ा भी लगा सकते ठीक हैं। है। और जो यंगस्टर हैं उनके लिए हफ्ते में 1 दफ़ा काफ़ी है सर्दियों में। तो इसके अलावा कोई और मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन अब मॉइस्चराइज़र बेशुमार हैं, ओके। मार्केट में बेशुमार मॉइस्चराइज़र मौजूद हैं। कमर्शियली आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जी। ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो सबसे सिंपल है और हर घर में मौजूद है, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ऑयल लें, थोड़ा सा वैसलीन लें, मिक्स करें, मसाज कर लें, 1 घंटे के बाद नहा लें। ओके। ये सबसे आसान तरीका है। बाकी मॉइस्चराइज़र जो है वो बेशुमार मौजूद हैं। उनके लिए बेहतर यही होता कि आप डॉक्टर से मशवरा करें कि आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र चाहिए, अपने तौर पे ना इस्तेमाल करते रहें। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ओवर ये द है कि काउंटर वाला कोई भी है कि जी ये फ़लाँ चीज़ जो है ना वो फ़लाँ जगह से पता चल जाए, फ़लाँ मीडिया से पता चल जाए, प्रिंट से पता चल जाए, सोशल मीडिया से मैं ये चीज़ भी इस्तेमाल करूँ, ये भी इस्तेमाल करूँ। अब इस्तेमाल करने के बाद नुकसान हो गया जी, सर, ये वो- क्यों हो गया, उसमें तो ये लिखा हो तो मेरे साथ ये क्यों हो गया। आप लोग पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, अगर वो फिर हम बुनियादी ज़रूरियात के बाद डॉक्टर्स के पास जाएं या स्किन के बात मसाइल ये के है- फतवे जाएं। देखिए बात ये है, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कंसल्टेंट के पास प्राइवेटली जाएं। हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मौजूद है, गवर्नमेंट की नॉमिनल सी फीस है, वहाँ पे जाके चेक करवाएं। वो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, स्किन वो केयर check कर- रूटीन तो नहीं बना के देंगे हमें? ना वो ऐसी बात नहीं है। डॉक्टरों के बारे में जो एक कंसेप्ट बने हुए हैं कि डॉक्टर बात नहीं सुनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब गलत है। ओके। आप ये देखें कि जिस डिपार्टमेंट में एक दिन में 50 पेशेंट आ रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ पे 1 या 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो पेशेंट को पूरी तवज्जो से देख रहे हैं। उसी डिपार्टमेंट में अगर रोज़ाना के 300 पेशेंट आ रहे हैं तो वो किस पेशेंट को कितना टाइम देंगे, और देखने वाले बंदे वही 2 बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो ओवरबर्डन्ड। ओवरबर्डन जब होता है तो उसके बाद साथ फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, हम मैं ज़रा, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं जी, साहिल जी, भाई जी। के लिए लाइव पे हमारे पास, मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि हम लोगों की एक आइडियल एक आप रूटीन बताते हैं, जिस तरह आपने ये बताया, उसके अलावा भी हमें कोई चीज़ें बताइएगा। कुछ लोग मरकरी वाली क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। भाई आई लिटरली वांटेड टू डांस। हम लोग कितने क्योंकि मेहनत कर करके इतना हो रहे होते हैं, लाइव म्यूज़िक काफ़ी अरसे बाद सुना, एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you so much. नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।